हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर। और आज शक्ति 2.0 एनडीए का क्रैश कोर्स, भाई सपना यहीं से पूरा होना है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वेक्टर और 3D को अगर हम लोग एक साथ देखें तो 8 से 10 सवाल तक के उम्मीद यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ लिया, अब हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। सो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखिए है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हर चीज पूछना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि काफी लेंदी मेथड से सॉल्व होकर आते हैं, है ना। तो हमें उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअली कितने हद तक लंबा सवाल हमसे पूछा जा सकता है। और अगर वो टॉपिक लंबे सवाल से पूछ भी रहा है तो उस क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ बताऊंगा कि हाँ, ये टॉपिक ज़रूर लेंदी था, लेकिन उस क्वेश्चन को आसान बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया गया, और उसके हिसाब से आप उस टॉपिक को जानने के लिए, भाई हम लोग डिस्कस तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ही करेंगे, लेकिन हाँ, हर तरीके के सवालों को आप लोगों को अप्रोच नहीं करना है, आपको उसके कॉन्सेप्ट के पीछे रहना है। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द सबसे कहना स्ट्रॉन्गेस्ट जो टूल रहेगा हमारा, कि अगर हमें पता है हमें क्या करना है तो हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये भी बताऊंगा कि हाँ, किस तरीके से हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन को देखते ही टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यानी कि हम लोग कैसे जाने वाले हैं सर। हम लोग जाने वाले हैं, सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ डिस्टेंस फार्मूले वगैरह देखेंगे। ठीक है, लाइन को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली या फिर 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, और उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग निकालेंगे। जो भी हमें वो दिख रहा होगा, जो भी हमें समझ में आ रहा होगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी इसी तरीके से आज ही पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले जो हैं वो भी देख लेंगे, और साथ में हम लोग लाइन और प्लेन के आपस में मिक्स किए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जानेंगे और निकालेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। पूरा का पूरा मेथड क्लियर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं 3D के अंदर। तो अगर किसी को 3D नहीं आता है तो आराम से मेरे साथ साथ, बस शर्त यह है कि भाई वेक्टर्स तुमने ईमानदारी से पढ़ा हो। वेक्टर्स के अंदर पोजीशन वेक्टर हुआ, पैरेलल वेक्टर हुआ, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बार बार जरूरत पड़ेगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, जहां जैसे लगेगा, जो इनका मतलब होता है उन कंडीशंस में हम लोग लगाएंगे और आंसर करेंगे। डन है भाई, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई देख लो, तुम्हारे पास फॉर्मूलों का ये चार्ट हो जाता है। ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे, कैसे बन रहे हैं, ये पहले हमारे लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे बोल दूँ कि इनको याद कर लेना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अपना 3 डायमेंशन स्पेस। ठीक है सर, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया जी, बढ़िया सर। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इस पूरे स्पेस के अंदर आप एक क्या कर रहे हो बच्चे, एक लाइन ऐसे करके पास करवा रहे हो। ये देखो, ऐसे करके एक लाइन पास करवा रहे हो। तो अब इसमें दो चीज़ें खास बात होती हैं कि सर ये एक लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये P पॉइंट से पास करना चाहिए, क्योंकि कहीं से तो पास कर रहा होगा ना बेटा, कोई तो पॉइंट होगा जहां से वो पास कर रहा होगा। तो किसी भी लाइन की अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं इसके दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो ये कि सबसे पहले वो सर कहाँ से गुजर रहा है, दैट इज द लोकेशन। दूसरा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये दो चीज़ें चाहिए होती है कि नहीं। जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को जब 2 डायमेंशन में देखते हैं तो हम कहते हैं सर स्लोप और पॉइंट की ज़रूरत होता है। पॉइंट यानी लोकेशन, स्लोप यानी डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोग पॉइंट तो सर लोकेशन देने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे कि कोई लाइन जो है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, द पासिंग पॉइंट। इसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, हम लोग इसे बुलाएंगे सर द पासिंग पॉइंट। ठीक है भाई, दिस इज द पासिंग पॉइंट। अच्छा, अब सर डायरेक्शन कैसे बताएं, तो भाई हम लोग थोड़ा सा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जा रहे हैं, तो जहाँ पे वेक्टर का मदद लेकर हम लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सर एक वेक्टर ऐसे करके इससे पैरेलल मैंने बना दिया, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया दोस्त, इसका नाम मैंने रख दिया बी वेक्टर। ठीक है, इसको बुलाएंगे कैसे हम लोग, इसको बुलाएंगे पैरेलल वेक्टर के नाम से। कैसे बुलाएंगे दोस्त, पैरेलल वेक्टर के नाम से हम लोग इसे बुलाएंगे। इसकी खास बात क्या होती है कि सर ये ना चाहे जहां पर भी हो, ये इस लाइन से पैरेलल ही रहेगा। ये यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो,
ये यहाँ पर इसके ऊपर हो, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये कहीं पर भी हो ये से पैरेलल ही रहेगा, तो हमें पैरेलल वेक्टर जो है वो इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है सर, ये हमें पता लग गया कि सर ये गुजर कहाँ से रही है और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों चीजें हमें पता लग गई। अब हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा वाला सर? कोऑर्डिनेट वाला अलजेब्रा। चलो देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोगों को समझनी है। हमने कहा कि सर हमने इस ओरिजिन से इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दिया। जी सर ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, एक्स पॉइंट ले लेते हैं, जिसको मैं बोल देता हूं अननोन पॉइंट। ये कौन है सर? ये है अननोन पॉइंट। दिस इज अननोन पॉइंट, यानी हमें इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, है ना। मैं इसको अगर ज्वाइन कर देता हूं तो यहां पर अब आपको कुछ बेसिक अजम्पशंस लेकर चलने हैं। वो ये कि सर ये जो पी वेक्टर है, ठीक है, ओपी वेक्टर जो हमारे पास बन रहा है, पी का पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये जो अननोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा उसे आर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? ए से पोजीशन वेक्टर पासिंग पॉइंट को और आर से अननोन पॉइंट को। ठीक है सर। तो कितने बच्चे इतने स्मार्ट निकल जाएं कि सर वो देखते ही बोल दे कि सर पी से लेके एक्स तक का अगर मैंने वेक्टर बनाया तो वो वेक्टर कितना होगा? आप मुझे साफ बोलोगे कि सर पी एक्स वेक्टर बनाना है तो एक काम करो, ओ एक्स वेक्टर में से ओ ए को माइनस कर दो। इसका मतलब सर हमारे पास आर वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा पी एक्स वेक्टर। जी बढ़िया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ये सर आर माइनस ए वेक्टर हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। अब हम ये चीज देख पा रहे हैं क्या कि सर ये आर माइनस ए वेक्टर जो है ना वो एक्चुअली में इससे पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो वेक्टर है ये सर इस वेक्टर से पैरेलल है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो पी एक्स वेक्टर है, इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि सर पी एक्स वेक्टर जो है वो पैरेलल है आपका बी वेक्टर से। हैं जी? जी सर, यही हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए? इक्वेशन लिखने के लिए। क्या करने के लिए सर? इक्वेशन लिखने के लिए। समझिए, देखिए कैसे। अब मैं आपसे अगर ये बात कहूं कि सर मैं दो तरीकों से इस चीज को बोल सकता हूं, जिसमें मैंने पहले लेट कर लिया कि सर कुछ हम लोग आर वेक्टर का जो वेक्टर होगा उसको हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर देते हैं, क्योंकि अननोन पॉइंट है, एक्स वाई जेड हमें मालूम नहीं। ए पॉइंट जो है वो बेटा कोई x1 पॉइंट होगा, इसका आई कैप प्लस y1 पॉइंट होगा, उसका j कैप प्लस z1 पॉइंट होगा, उसका k कैप हो जाएगा। और बी वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है बेटा उसके डायरेक्शन रेशियोज a आई कैप b j कैप और c k कैप। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ अज्यूम कर लिया कि सर ये वेक्टर्स हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या चीज होने वाली है दोस्त, यहाँ पर समझना। हमने कहा कि सर ये जो दो चीजें हम लोगों ने लिखी हैं इनका रिजल्ट हम लोग कुछ ऐसे लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे कि सर हमारे पास r माइनस ए वेक्टर जो होगा, सबसे पहली चीज अगर पी एक्स वेक्टर पैरेलल है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर पी एक्स वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, है ना सर? ये चीज हम लोग जानते हैं ना, पढ़े थे ना कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा, और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होंगे या फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने कहा सर ये दोनों वेक्टर्स प्रोपोर्शनल होंगे, इसका मतलब पी एक्स वेक्टर को हम लोगों ने लिखा सर आर माइनस ए वेक्टर लिखा, और ये हमारे पास लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो हम लोग ये कहेंगे सर आर बराबर हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा, और यहां से हमारे पास बन जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। मैं इसको आप लोगों को लगाना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन को नोट डाउन कर लेते हैं कि सर ये ऐसे करके हमारे पास बनकर आ रहा है। आगे चलते हैं सर, इससे ये बात भी तो होती है कि अगर मैं इसे डायरेक्शन रेशियोज के कॉन्सेप्ट में लिखूं तो आर माइनस ए अभी भी पी एक्स वेक्टर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा बी वेक्टर से, यानी उसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं ऐसे इसे लिखना पसंद करूंगा कि सर बी वेक्टर के डायरेक्शन पी एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? पी एक्स वेक्टर ये हो जाएगा जो कि आपके पास x माइनस x1 आएगा, दिस विल बी x माइनस x1 आ जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा, और z माइनस z1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पी एक्स वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a, b और c है। अगर मैंने इनको रेशियो में चेक किया तो सर ये रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा, और किसके बराबर आएगा बेटा? लैम्डा के बराबर आएगा। एंड दिस इज द वेक्टर, नहीं ये वेक्टर से अब किस में बदल चुका है दोस्त? ये बदल चुका है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। यानी लाइन को हम लोग कार्टेशियन रूप में कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं। इनको थोड़ा सा लगाना अगर मैं सीखना चाहूं तो सर कैसे सीखूंगा, जरा यहाँ पर देखिए। हम लोग यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं।
हमने कहा सर हमें दे दिया गया एक पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे दिया गया, मान लो 1, 2, 3 दे दिया गया, और हमें बी वेक्टर जो है वो दे दिया जाता है सर आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 3k कैप, ऐसे दे दिया जाता है। हाँ जी, तो मुझे बताइए कि सर मैंने पॉइंट दे दिया और आपको एक पैरेलल वेक्टर दे दिया, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? दोनों फॉर्म में लिख के बताना है भाई, कमाल की बात यह है ना। तो मैं कहूंगा कि सर पहले मैं अगर वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि सर आर वेक्टर बराबर हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए। हाँ सर, ए वेक्टर बेटा यहां से बना लोगे आप लोग पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जी सर, है ना। प्लस लैम्डा बी करोगे तो बी कितना है सर, बी हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा, और यहां से हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, आर वेक्टर बन जाता है। बढ़िया। सर इसका कार्टेशियन कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन लिखकर बताओ बेटा। कार्टेशियन लिखने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा z1 है ना सर, ये मेरा a, ये मेरा b, मेरा ये c है ना, है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे सर, a, b, c हो जाएंगे ना, है ना। तो आप कहोगे कि सर हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म की जगह कार्टेशियन में लिखूं तो x में से x1 माइनस, y में से y1 माइनस, z में से z1 माइनस। x1 सर 1 है, y1 2 है, z1 3 है, यानी x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, है ना। यहाँ पर ABC आपको दिख रहा होगा 1, -1 और 3, तो ये 1 इधर रख देना, -1 इधर रख देना, 3 इधर रख देना। ये सारे के सारे रेशो होंगे बराबर किसके सर, किसी लैम्डा के बराबर होंगे, किसी लैम्डा के बराबर होंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा एग्जाम्पल हो जाता है दोस्त, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने इस दोनों फॉर्मूले को लगाकर देख लिया। आपको क्या करना है, आपको इनको बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझना है, सो दैट आप लोग इसे आराम से कभी भी किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकें। भाई बढ़िया बात समझ में आ जाती है दोस्त, है ना। एग्जाम्पल क्लियर है कि वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस हमें कुछ नंबर्स को सही जगह पर रखना है समझते हुए, बस बात खत्म भाई, बिल्कुल बात खत्म, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ जाती है। तो देखो बच्ची, यहाँ पर हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है सर, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए थोड़ा सा हमारे साथ इसको दोबारा समझो कि 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या करना चाहते हैं। मैं इस पेज को यहाँ से हटा के इस पेज को बना दिया जाए, एंड यहाँ से हम लोग इसको पूरा अब हटा देते हैं, ठीक है सर, आपकी मर्जी। चलो जल्दी से देखते हैं। हमने कहा सर ये डायग्राम हमारे काम का है, डायग्राम हमें चाहिए, जी सर, फिर हम लोग बाकी सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे हटा देते हैं और इसे हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है कि सर अब हमें ना 2 पॉइंट फॉर्म की बात करनी है। 2 पॉइंट फॉर्म की बात करने का मतलब सर एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पर P है ही, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 हो जाएंगे। एक और पॉइंट ले लेते हैं दोस्त, एक और पॉइंट जो कि Q पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा x2, y2, z2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा दोस्त, Q पॉइंट विल बी x2, y2, z2 हो जाएगा। और ये हमारे पास कोई पॉइंट x है सर, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है। अब 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर क्या कर रहा है बच्चे, वो ना आपको ना पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहा है। तो सर अब हम कैसे निकालेंगे पैरेलल वेक्टर, अगर वो नहीं दे रहा है तो हम कैसे निकालें। बच्चा आप खुद बोलो, अगर आपने P से लेके Q तक को एक ज्वाइन करते हुए वेक्टर बनाया है ना, P से लेके Q तक को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बनाया, आपने फिर से P से लेके Q तक को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, तो सर ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला है ना, इसको मैं घुमाकर इधर ला सकता हूं। हाँ सर ला सकता हूं। तो क्या ये मेरा अब बी वेक्टर नहीं बन गया? हाँ सर ये बी वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं इसे उठा के इस तरफ ले आऊं तो ये उसी डायरेक्शन में जाने वाला वही वेक्टर है जो कि एक्चुअली में P और Q से बन रहा था। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर इस कंडीशन में हमारा बी वेक्टर जो होगा वो एक्चुअली में PQ वेक्टर हो जाएगा। सर PQ वेक्टर कौन हो जाएगा, PQ वेक्टर बनाना है तो हम कहेंगे कि सर एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लें। कैसे भाई, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर लें, तो आप बोलोगे कि सर ये मेरा A1 वेक्टर हो जाएगा, तो ये मेरा A2 वेक्टर हो जाएगा, और ये मेरा R वेक्टर हो जाएगा। जी सर। तो अब बताओ PQ वेक्टर कितना हो जाएगा दोस्त, जल्दी से बताओ PQ वेक्टर कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर A2 माइनस A1 वेक्टर हो जाएगा। अरे हाँ जी, A2 माइनस A1 वेक्टर हो जाएगा। अब हमने कहा सर हमारे पास ना पासिंग पॉइंट 2-2 हैं। क्या है भाई, पासिंग पॉइंट 2-2 हैं।
तो कौन सा इस्तेमाल करें पासिंग पॉइंट? बेटा जनरली किताबों के हिसाब से आप पहला वाला इस्तेमाल करना, उसके हिसाब से आंसर को सेट किया जाता है, दूसरे वाले को आप छोड़ देना पैरेलल वेक्टर बनाने के लिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो a बराबर r बराबर a प्लस लैम्डा b होता है ना, ऐसे करके हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेक्टर के फॉर्म में। तो मैं इसे अगर बदलना चाहूंगा 2 पॉइंट फॉर्म में तो मैं कहूंगा सर r वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर अब तुम्हारा a1 वेक्टर हो जाएगा और b वेक्टर आपके पास कौन हो जाएगा सर, b वेक्टर जो होगा उसे आप निकाल लोगे a2 माइनस a1 वेक्टर से। हाँ जी भाई, तो ये क्या हो गया हमारे पास सर, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। दिस इज वेक्टर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रहता है, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। और ये क्या हो जाता है सर, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाता है, जहां पे मुझे 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन लिखने को मिलती है। कोई खास इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हम बी वेक्टर को बनाना जानते तो बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। अब आपको देखना इसके कार्टेशियन इक्वेशन में क्या चेंज लेकर आना है दोस्त। कार्टेशियन इक्वेशन में लेकर देना है, जैसे हमने कहा सर x में से x1 माइनस कर दो, y में से y1 और z में से z1 माइनस कर दो, इसको a से डिवाइड कर दो, इसको b से डिवाइड कर दो, इसको c से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास लैम्डा वैल्यू के बराबर आ जाएगा। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। अब सर ये ABC मिल कैसे रहा होगा, ABC मिल रहा होगा बेटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से मिल रहा होगा। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये करूंगा कि इसके अंदर चेंज लेकर आऊंगा। मैं कहूंगा सर x माइनस x1 तो था ही, लेकिन जो a आ रहा है वो x2 माइनस x1 से आ रहा होगा। ये y माइनस y1 तो था ही, लेकिन जो b होगा वो y2 माइनस y1 से आ रहा होगा। और ये z माइनस z1 तो था ही, और ये z2 माइनस z1 से आ रहा होगा। और अब ये किसी लैम्डा के बराबर वैल्यू रही होगी, तो ये हो जाता है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म कार्टेशियन के रूप में। बढ़िया भाई, है ना। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सी चीजें हैं भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, तो आप लोगों को ये रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, आप बड़े ही आराम से इनको अप्लाई कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन हो जाए, यस सर एक क्वेश्चन हो जाए, चलो एक क्वेश्चन हो जाए, हम लोग लेते चलते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा सर एक पॉइंट हमारे पास 1, 2, 3 है और एक पॉइंट जो है वो -1, 0, 2 है। तो बताइए इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन कैसे लिखेंगे। हमने कहा सर हम सबसे पहले a1 वेक्टर बना लेते हैं। a1 वेक्टर जो होगा वो हमारे पास 1, 2, 3 डायरेक्शन रेशियोज के साथ होगा। आप IJK लगा लेना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बी वेक्टर जो होगा सर, बी वेक्टर हमारे पास PQ वेक्टर के बराबर हो जाएगा। PQ वेक्टर सर x2 माइनस x1 यानी -1 सर माइनस के 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस के 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस के 1 आ जाएगा। तो सर अगर मैं इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं कहूंगा सर ये हो जाएगा 1, 2, 3। बेटा IJK लगा लेना, है ना, IJK लगा लेना। और यहाँ पर आ जाएगा -2, -2, -1 IJK लगा लेना। ठीक है भाई, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सर कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा x में से 1 माइनस, y में से 2 माइनस, z में से 3 माइनस। सर इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, इसको -1 से डिवाइड कर देंगे, और ये बराबर हमारे पास सम वैल्यू लैम्डा हो जाएगा। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक साथ बोलो सबके सब, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है ना, है ना। चीजों को कैसे खेल की तरह खेलना है वो खेल मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, उस खेल का रूल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक बार रूल को समझ लो भाई, ये खेल बहुत मजेदार हो जाता है, देखते ही हमारे सामने नंबर नाचने लग जाते हैं और आंसर आ जाता है ना। इसमें की पॉइंट क्या था सर, की पॉइंट हमारा ये था कि बी वेक्टर जो है वो PQ वेक्टर के बराबर हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये हमारे पास ट्रिपल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई, चले आगे चलो। यहां तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन को दोनों फॉर्म में देख लिया। अब हम लोग आगे जा रहे हैं दोस्त, डिस्टेंस फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला बच्चे देखो, ये हमारे पास 3 खास तरीके की लाइंस होती हैं, जिसमें पहला होता है पैरेलल लाइन, दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और तीसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन, जिनको हम लोग थोड़ा छोटे शब्द में स्क्यू लाइंस बोलते हैं। इनको कहा जाता है कि हाँ ऐसे 2 लाइंस जो कि कोप्लेनर ना हो। काफ़ी सारी चीज़ें से कही जाती है, तो मैं सारी चीज़ें मैं आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ हम लोग देखते हैं दोस्त इसमें क्या होने वाला है। भाई अब आप कहिए कि सर अगर मैंने क्या किया, एक कॉपी का पेज लिया। जी सर ले लिया, ये हमारे पास एक कॉपी का पेज हो गया। ठीक है सर, अब इस कॉपी के पेज पर आप क्या करें,
आप एक लाइन दोस्त ऐसे बनाएं, है ना, कैसे बनाएं सर, एक लाइन हम लोग ऐसे करके बनाएं, दिस इज द लाइन, और एक लाइन बच्चे ऐसे करके बनाएं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे दोस्त, ये हो जाएंगे पैरेलल लाइंस, क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। आप कहें सर हम लोग कॉपी से बाहर भी तो बना सकते थे ना, अगर आप कॉपी से बाहर बनाते, सपोज करो आप एक लाइन ऐसे करके बनाते, आप एक लाइन बच्चे ऐसे करके बनाते, तो बेटा मेरे को कुछ नहीं करना था, अपने कॉपी के पेज को ऐसे करके खड़ा कर देना था, तो इन दोनों पर हमारे ये लाइनें बन जाती। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यानी 3 डायमेंशन में ये झोल है कि सर 2 पैरेलल लाइन हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर आएंगे, है ना, 2 पैरेलल लाइन हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर आएंगे। चलो बात समझ में आ गई। तो हमने कहा सर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, है ना, तो सर इनके बीच का डिस्टेंस अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कहाँ से ढूंढूं? आप कहोगे सर मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, या फिर मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, हर जगह से बच्चा डिस्टेंस हमारे पास d ही आएगा। कितना आएगा दोस्त? d ही आएगा। और इस d को ढूंढने के लिए, है ना, इस d को ढूंढने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पीछे, मैंने दोबारा लिख दिया। इसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को समझनी है वो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। हम लोग ये कह रहे हैं कि सर कोई पॉइंट जो होगा ये लाइन नंबर 1 का एक पासिंग पॉइंट रहा होगा, जो कि हमारे पास a1 वेक्टर रहा होगा। क्या रहा होगा? a1 वेक्टर रहा होगा। हमारे पास लाइन नंबर 2 के लिए बेटा कोई एक और पासिंग पॉइंट रहा होगा, जो कहीं यहाँ कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक खास बात सर ये जरूर रहेगी कि इस लाइन के लिए जो पैरेलल वेक्टर होगा वो सर सेम होगा। कैसा होगा? दोनों के लिए सेम वेक्टर होगा, चाहे वो यहाँ पर रखा हो, चाहे वो यहाँ पर रखा हो, चाहे वो यहाँ पर रखा हो, लेकिन दोनों के लिए सेम पैरेलल वेक्टर रहेगा। तो मैं इसको उठा के अभी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये दोनों के लिए सेम पैरेलल वेक्टर होगा, तो हमारा बी वेक्टर जो होगा वो सर सेम होगा, बी वेक्टर दोनों के लिए सेम होगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये a2 माइनस a1 निकालना है, ठीक है, उसे बी वेक्टर के साथ क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, और फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे सर एक क्वेश्चन करवा देते तो थोड़ा फायदा हो जाता। चलो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा सर हमारे पास एक इक्वेशन में लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 3 अपॉन में 3, ओके, और z माइनस 4 अपॉन में 1, ठीक है। हमारे पास दूसरी लाइन है x प्लस 1 अपॉन में 2, y प्लस 2 अपॉन में 3 और 4 z माइनस 4 अपॉन में 1, है ना। ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिए। चलो सर ये पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों के बीच में सर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालें? आप देखोगे सबसे पहले तो सर ये दोनों के दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 1 है, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 1 है। यानी सर हमें समझ में आ गया कि जो हमारा पैरेलल वेक्टर है वो कितना है सर? 2 3 1 है। कितना है? 2 3 1 है। आईजे के आप लगा लेना। सर यहाँ पर x में से 1 माइनस हो रहा है, y में से 3 माइनस हो रहा है, z में से 4 माइनस हो रहा है, यानी जो हमारा पहले लाइन का पासिंग पॉइंट है वो सर हमारे पास कितना आ रहा है? 1, 3, 4 आ रहा है। आईजे के आप लगा लेना, ठीक है। और सर दूसरे में -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस अगर कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास a2 वेक्टर क्या हो जाएगा? a2 वेक्टर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ से अब मैं क्या निकालूं? सर मैं यहाँ से निकालूंगा a2 माइनस a1, है ना। a2 माइनस a1 निकालूंगा तो वो -1 -2 हो जाएगा, -2 3 -3 -5 हो जाएगा और 4 -4 0 हो जाएगा। सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे b वेक्टर के साथ निकालना है, तो b वेक्टर हमारे पास 2, 3, 1 है, तो हमारा b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना आ जाएगा दोस्त? करके बताएं सर। -5 -0 यानी -5। अच्छा सर, -2 -0 तो बच्चे +2 हो जाएगा। सर -6 +10 -6 +10 सर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया। अब सर फॉर्मूले में ही तो लगाना है, अब सारी चीजें फॉर्मूले में लगानी है बच्चे। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 +2 का स्क्वायर 4 +4 का स्क्वायर 16। बढ़िया जी।
डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा बी वेक्टर का, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, तो सर ये 25 और ये 20 हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 को मैं 3√5 लिख सकता हूं और डिवाइडेड बाय यहाँ पर रूट के 13 आ जाएगा और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, थोड़ा सा लंबा काम है लेकिन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो। बहुत ही स्मूथली यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस रखनी है मैग्नीट्यूड निकालते हुए। आईजे के ना लिखे तो बेहतर है, लेकिन समझते हुए जरूर चलें कि आईजे के लिख रहे हैं लेकिन लिख भी नहीं रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कुछ बहुत ही ज्यादा नालायक बच्चों के लिए, नालायक तो नहीं बोलेंगे ठीक है, लेकिन बच्चे कोशिश करो है ना, सोचो कि हम लोग आईजे के लिख नहीं रहे हैं लेकिन सोच जरूर रहे हैं, है ना, सोच जरूर रहे हैं कि वहां पे आईजे के है लेकिन लिख नहीं रहे हैं और बस नंबर्स के साथ हम लोग खेल खेल रहे हैं। तो ये नंबर्स के साथ अगर खेलना सीख जाओगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ और अगर बात समझ में आ रही है तो आप भी करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये सर ये हमारा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब सर बाकी दो लाइनों के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखो भाई, बाकी दो लाइनों के बारे में भी मैं बताता हूं। सपोज करो आपके पास बच्चे आपने एक कॉपी का पेज ऐसे करके लिया जो कि हमारे पास एक प्लेन हो जाता है। ठीक है सर, एक प्लेन। अब इस एक प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, आप सर दो लाइन बना सकते हैं। आपने एक लाइन ऐसे बना ली, ठीक है, और एक लाइन आपने ऐसे करके बना ली, तो सर ये दोनों के दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सर अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो वो तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, यही तो कैच है भाई, यही तो कैच है। आप ऐसे करो, एक काम करो बच्चे, आप दो कॉपी के पेज लो और उन दो कॉपी के पेजों को क्या करो, आप कुछ ऐसे सजाओ। कैसे सजाओ, आपने एक कॉपी का पेज ये ले लिया और दूसरा कॉपी का पेज बच्चे आपने थोड़ा सा नीचे करके आपने अपने दोस्त को पकड़ा दिया कि भैया पकड़ना तो नीचे से पकड़ना है ना। अब आपने एक लाइन जो है वो सर ठीक इस डायरेक्शन में ऐसे करके बनाई, ठीक है, और एक लाइन बेटा आपने नीचे वाले पेज पर बनाई, तो ये हो जाएगा। अब तो सर ये दोनों के दोनों लाइंस नॉन पैरेलल भी हैं और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? तो इस तरीके के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। थोड़ा नाम लंबा सा है इसका, ठीक है, वेणुगोपाल अय्यर टाइप का। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस हम लोग इसे बोलेंगे। तो सर इसको हम लोगों ने छोटा एक नाम दिया। क्या छोटा नाम दिया भाई, इसको छोटा नाम दिया हम लोगों ने स्क्यू लाइंस का एक छोटा नाम दिया कि सर ऐसी लाइंस जो कि स्क्यू लाइंस हो, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल हो। इससे सर हम लोगों ने एक और रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट क्या निकाला कि सर ये नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं। कैसी सर, ये अलग अलग प्लेन्स पे लाई करती हैं। दीज आर नॉन कोप्लेनर लाइंस, ये एक प्लेन पर लाई नहीं करती हैं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि सर ये कैसी लाइंस होती हैं, ये सर कोप्लेनर लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, दीज आर कोप्लेनर लाइंस, एक ही लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। सिमिलरली ये कैसी लाइंस होती हैं भाई, ये भी एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बनाकर दिखाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है ना। अब सर दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कभी आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस ले लें, कभी आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस ले लें। लेकिन बेटा अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो आप कहोगे दोनों लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्त, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है। जी बढ़िया सर, बिल्कुल बात समझ में आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस कंडीशन में 0 हो जाता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला भी होता होगा, वो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या होगा, आप कहोगे कि सर इसमें से ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट शायद इससे सबसे ज्यादा क्लोज होगा। ये वाला पॉइंट इससे सबसे ज्यादा क्लोज होगा। जैसे जैसे आप यहां पर इस पॉइंट से ये कोई पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ठीक इस पॉइंट के ऊपर आ रहा होगा, ओवरलैपिंग पॉइंट होगा। तो यहां से हमारा जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल कैसा होगा दोस्त, ये लाइन आप लोग सोचो, ये लाइन आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो भाई। ये जो ऊपर वाली लाइन है, अगर मैं ऐसे ऊपर से इसका प्रोजेक्शन या फिर इसकी परछाई बनाने की कोशिश करूं तो ये लाइन आप लोगों को ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ऐसे करके ये लाइन इसके ऊपर परछाई बन रही होगी। तो ठीक ये वाला पॉइंट जो होगा जहां पर इसका इंटरसेक्शन हमें होते हुए लग रहा होगा, अगर हम लोग उसे ऊपर से देखेंगे तो वो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, तो ठीक वो वाली जगह पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस हम लोगों का, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है कि सर यहां से लेके यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसे कैसे ढूंढे, इसके लिए बच्चा हम लोगों को फॉर्मूला दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला दिया जा रहा है कि सर ये डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो याद रखो बेटा, आपने पिछले फॉर्मूले में a2 माइनस a1 तो किया ही था। हाँ जी सर किया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे दोनों लाइन जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाली लाइन सर इस वाली डायरेक्शन में जा रही है ना, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके ऊपर पैरेलल है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है सर। ये वाली लाइन जो है सर इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके इस डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी सर बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना, तो दोनों का b1 वेक्टर ये हो जाएगा मेरा पहली वाली लाइन के लिए b1 वेक्टर, ये हो जाएगा दूसरी वाली लाइन के लिए b2 वेक्टर। तो सर अब हमारा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अगर निकाला जाए तो इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग इन दोनों के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेट मी करेक्ट दिस, है ना, ऐसे करके हम लोग इन दोनों के ऊपर वाली डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं तो ये डिस्टेंस वाली डायरेक्शन हो जाती है सर। अरे हाँ, डिस्टेंस वाली डायरेक्शन हो जाती है। तो हमें क्या करना है सर, हमें एक्चुअली में b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सर दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पाऊंगा अब यहाँ पर, तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि सर ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर कितना लंबा लेना है बेटा, इस d वेक्टर के बराबर लेना है। तो हम लोग इसकी परछाई घेर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन। किसका बेटा, स्केलर प्रोजेक्शन हो जाता है। और हमें डिवाइडेड बाई b वेक्टर की जगह पे b1 क्रॉस b2 करना होता है और इसका होल मॉड्यूलस वैल्यू हम लोगों को लेना होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज स्केलर वैल्यू जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन लगवाओ ना प्लीज, क्वेश्चन भी लगवाते हैं दोस्त। देखो चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो कि इसको करना कैसे है। हमने कहा सर हमारे पास पहली लाइन जो है वो r वेक्टर बराबर सपोज करो 2,3,1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1,2,2 लिखा हुआ है, ij के आप खुद लगा लेना। दूसरी लाइन की इक्वेशन बच्चे आप लोगों को ऐसे दी गई है कि 1,0,1 प्लस न्यू टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 3,1,4 दे दिया जाता है। अब ये दोनों जो लाइंस हैं बच्चे, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग है ना सर, डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हैं। इसका मतलब सर यहाँ पर हमारे पास a1 वेक्टर जो है वो हमारे पास 2,3,1 है, a2 वेक्टर जो है वो हमारे पास 1,0,1 है, ठीक है, और b1 वेक्टर जो है वो हमारे पास 1,2,2 है, b2 वेक्टर जो है वो हमारे पास 3,1,4 है। जी सर, तो हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर निकालूंगा जो हमें चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर, वो चाहिए a2 माइनस a1 वेक्टर चाहिए। ये कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 2 माइनस के 1 हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस के 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 सर 0 हो जाएगा, है ना। हो गया, 1 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 1 हो गया ना। कहीं गलती तो नहीं कर रहे, चलो देख लेना, बता देना, है ना, चूक जाता है कभी कभी। सर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है यहाँ पर डिटरमिनेंट टाइप निकाल लो। 4 2 जा 8 माइनस 2, सर 4 2 जा 8 माइनस 2 6 हो जाता है। 4 माइनस 6 माइनस के 2 यानी प्लस के 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 6 यानी माइनस के 5 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में लगा दो भाई, इन वैल्यूज को लगा दो। सर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूले में a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी मुझे इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, आता है सर, आता है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर मॉड्यूलस में पकड़ लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा। जी सर, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। जी सर, माइनस 5 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा। जी सर, डॉट प्रोडक्ट आ गया। डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 25, 36 प्लस 4 प्लस 25, तो आंसर हो जाएगा सर हमारे पास 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, √65 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। भाई समझ में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया आप लोगों ने। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई इतना टाइम नहीं लग सकता, डेफिनेटली नहीं लग सकता। आप बस अच्छे से इसको रिहर्स करो, है ना, कि इसको लगाना कैसे है। तो ये हो गए सर दो नॉन कोप्लेनर लाइंस के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने ढूंढ लिया। देन हम लोग जा रहे हैं यहाँ तक बच्चे, हम लोगों ने कुछ चीज़ें लाइंस के अंदर अभी थोड़ा सा हम लोग रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, क्योंकि बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को प्लेन की गलियों में, है ना।
प्लेन की गलियों में बेटा और मजा आएगा और थोड़ा सा इमेजिनेशन करने को मिलेगा। और इसमें क्या कमाल के डायग्राम बनते हैं ब्रो, एकदम ओपी वाले लेवल के डायग्राम बनते हैं। जब आप उसे समझना चाहते हैं तो यू हैव टू क्रिएट सम डायग्राम्स, और अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप उसे डायग्राम को बनाते नहीं, आपको वो डायग्राम अपने दिमाग में इमेजिन हो जाता है भाई, इमेजिन हो जाता है। तो अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें कोशिश करो कि आप किसी भी कॉपी के कागज को आप कभी भी किसी भी रोटेशन में आप घुमा सकते हो, उसको ऐसे जमीन से सीधा, छत से सीधा, दीवारों से सीधा करके बना सकते हो। ये कोशिश करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड देन इसके बाद बच्चे यहाँ पर कुछ इक्वेशंस का शीट लिखा हुआ है, मैं सारे के सारे आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सर प्लेन की इक्वेशन की जनरेशन से, कि प्लेन का इक्वेशन बनता कैसे है। तो सपोज कीजिए दोस्त हमारे पास ये एक प्लेन है जी सर, हम लोगों ने कॉपी का पेज एक प्लेन माना हुआ है, ठीक है सर, ये प्लेन है। अब इस प्लेन को हम लोग जनरली बेटा कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, पाई लेटर से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा बेटा, ये हमारा नोटेशन होता है कि पाई से ही हम लोग प्लेन को डिनोट करते हैं, जैसे लाइन को एल से डिनोट करते हैं वैसे ही। अब हम कह रहे हैं कि सर ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन की दो बातें बताइए। सबसे पहले तो ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये हमारा पासिंग पॉइंट हो जाएगा। और सर ये प्लेन की डायरेक्शन क्या है, ये प्लेन किस तरफ फेस कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर प्लेन की जो डायरेक्शन होती है ना वो बताई जाती है कि उसका प्लेन का जो अपर फेस है या लोअर फेस है वो किस तरफ देख रहा है। क्योंकि कोई भी प्लेन होता है, जैसे ये मान लो मेरा हाथ एक प्लेन है, तो ये हाथ सीधा तब कहा जाएगा बेटा जब मैं इसे ऐसे रखूंगा, यानी मेरा जो जो साफ वाला पकड़ वाली जो हिस्सा है वो छत की तरफ देख रहा है, तो मैं इसे सीधा बोलूंगा। जब मैं इसे ऐसे बोलूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन प्लेन की डायरेक्शन हमें कैसे पता लगती है सर, कि वो एक फेस जो है, हाथ का एक फेस जो है वो किस तरफ देख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये प्लेन जो है ना वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में ये फेस जा रहा है। अच्छा हाँ सर, हाँ इस पे 90 डिग्री पे ये फेस जो है ना इसे ऊपर की तरफ देख रहा है। अरे वाह सर, कलाकारी तो एकदम बढ़िया। तो इसी को यूज करेंगे दोस्त, इसी को यूज करेंगे। हम कहेंगे सर यहाँ पर कोई अननोन पॉइंट ले लो बच्चे, यहाँ पर ऐसे करके मैं कोई अननोन पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज एक्स पॉइंट है ना, एक्स पॉइंट। और मैं यहाँ से कहता हूँ कि दोस्त आप पी से एक्स तक का एक वेक्टर बना लो। बना लिए सर। अब आप बोलोगे सर एक चीज आपसे पूछें तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे, भाई पूछ लो, क्या ये 90 डिग्री का होगा। आप कहोगे कि हाँ सर ये 90 डिग्री होना चाहिए, होगा, क्योंकि इस प्लेन पर बेटा ऊपर की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या बनाया दोस्त, आपने बनाया नॉर्मल वेक्टर। और ये px वेक्टर जो है ये सर इसी प्लेन का एक वेक्टर है। तो प्लेन के ऊपर बेटा आप लोगों ने एक लाइन को बनाया और फिर उसके ऊपर आप लोगों ने एक नॉर्मल वेक्टर बनाया, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। और तो वो लाइन जो है उससे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। कोशिश करना है बेटा इसको घर में बनाकर। आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन के ऊपर ऐसे करके लाइन बनाना है और फिर उसके ऊपर ऐसे करके पेन खड़ा करना है, ऐसे करके पेन खड़ा करना है पेज के ऊपर। तो आप कहोगे कि सर वो लाइन और प्लेन, लाइन और जो नॉर्मल वेक्टर है वो 90 डिग्री होंगे। बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। अभी के लिए हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे बुलाएंगे सर, इसको हम लोग बुलाएंगे नॉर्मल वेक्टर, जो कि क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन। क्या बताता है दोस्त, डायरेक्शन ऑफ प्लेन। वैसे प्लेन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन ये बताने की कोशिश करता है कि सर प्लेन जो है वो इस तरफ देख रहा है, उस तरफ जा नहीं रहा है, इस तरफ देख रहा है। प्लेन जाता किस तरफ है सर, प्लेन तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड डायरेक्शंस में जा सकता है। प्लेन क्या इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, हाँ सर प्लेन इस तरफ बढ़ सकता है। प्लेन इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, हाँ सर इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है। प्लेन इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। यानी प्लेन के ऊपर अगर आपने ये कॉपी का पेज लिया है ऐसे करके, है ना, आपने कहा कि मैं यहां खड़ा हूं तो मैं इस कॉपी के पेज में इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं अनलिमिटेड डायरेक्शंस में जा सकता हूं। तो हम लोग इन जनरल प्लेन की डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कुछ तो बोलेंगे ना कि सर कहीं तो कुछ तो फिक्स करो। आप तो अनलिमिटेड का पल्ला नहीं झाड़ सकते आप ऐसे कि हाँ प्लेन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमें कैसे पता चलेगा प्लेन कहाँ किस तरफ जा रही है। तो हमने कहा कि भाई प्लेन कहाँ की तरफ जा रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्लेन दिख किस तरफ रहा है। तो आप कहोगे कि सर अभी ये ना आपको कैमरे की तरफ आते हुए दिख रहा होगा, है ना, ऐसे करके यूं, है ना, ये पेज का डायरेक्शन जो है ऐसे आते हुए दिख रहा होगा। तो सर एक डायरेक्शन तो फिक्स है कि सर प्लेन को कहीं पर फेस कर रहा होगा, कहीं पर प्लेन देख रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन हमारी कौन हो जाती है दोस्त, नॉर्मल वेक्टर हो जाती है। ये कौन हो जाएगा भाई, ये हमारा पासिंग पॉइंट हो जाएगा जी सर। और पासिंग पॉइंट हो जाएगा तो इसको हम लोग ए वेक्टर से ही डिनोट करेंगे जैसा कि लाइन में कर रहे थे।
और ये हमारा कौन हो जाएगा दोस्त, ये हमारा अननोन पॉइंट हो जाएगा। और अननोन पॉइंट है तो सर इसको हम लोग कौन से पॉइंट से डिनोट करेंगे, कौन से वेक्टर से, हम लोग इसे आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर इस पूरे डायग्राम में हमें एक बात समझ में आती है कि सर हमारा पी एक्स वेक्टर कितना होगा। आप कहोगे सर हमारा जो पी एक्स वेक्टर होगा ना वो हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या हो जाएगा दोस्त, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। फिर आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर जो हमारे डिटेल आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पी एक्स वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एन वेक्टर से। अरे हाँ सर, ठीक है, तो इसी को रिजल्ट को यूज करेंगे भाई, इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, दो तरीकों से यूज करेंगे। हम कहेंगे सर अगर मैं वेक्टर के रूप में इस बात को करने की कोशिश करूं तो आप कहोगे कि सर आर माइनस ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, नॉर्मल वेक्टर से। जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने एन वेक्टर से किया तो 0 आ जाएगा। जी सर, तो आप ये कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। जी सर, यहां से आप कहोगे कि सर आर डॉट एन जो होगा वो हमारे पास ए डॉट एन के बराबर आ जाता है। और सिंस ए और एन, ए बेटा एक वेक्टर होगा, है ना, ए हमारा एक वेक्टर होगा, एन वेक्टर हमारा एक वेक्टर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होगा। तो हम यहां से कहते हैं कि सर ये जो ए डॉट एन होता है ना, ये ए डॉट एन जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग लिखेंगे सर कैपिटल डी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैपिटल डी। ये होता क्या है, कुछ भी नहीं होता बेटा, याद रखो, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको अभी ध्यान मत दो, जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं बता दूंगा। चलो सर आगे चलते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास जो इसका कार्टेशियन फॉर्म होना चाहिए वो कैसे बनेगा। सर वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा देख लो। कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि सर लेट कर लो कि हमारे पास एन वेक्टर जो है वो हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। जी सर, ठीक है, और हमारे पास आर माइनस ए वेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस जेड माइनस जेड वन। आई कैप जे कैप भी लिखना है, आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, हैं जी, ठीक है। सर यहां पर हमें समझ में आया था कि आर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं एन के साथ कर दूंगा तो 0 आएगा कंडीशन वाइज। यानी सर हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन हो जाएगा प्लस c इंटू z माइनस जेड वन हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे मेरे दोस्त, है ना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ जाएगा। जी, फिर ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन और सी जेड वन दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। फिर आप इसे रीराइट कर सकते हो कि सर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कौन है, ये वैल्यू बेटा ए डॉट एन है। कौन है सर, ए डॉट एन है। यानी ये जो ए डॉट एन आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू होती है। आप चाहो तो करके देख लेना। तो यहां से हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्त, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ये डी बन जाएगा एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। बाय क्लियर हो गया, है ना, बात समझ में आ गई दोस्त। इस तरीके से समझते हुए चलेंगे तो मजा ही आ जाएगा एकदम। चलो भाई इक्वेशन बनानी आ गई। सर इसका कुछ एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले ले भाई, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए कि मुझे एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है और उसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारे पास दे दिया जाता है 2, 2, 3 दे दिया जाता है। तब हम क्या करेंगे सर, तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर हमारे पास अगर वेक्टर फॉर्म में जाना है तो आर को हमें डॉट एन करना होगा और फिर ए को हमें डॉट एन करना होगा, है ना, ये करना होगा। सर आर डॉट एन तो हम लोग करने नहीं वाले, आर डॉट एन को मैं लिख दूंगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप लिख दूंगा और ए डॉट एन कर दो तो सर ए डॉट एन यानी ये मेरा ए वेक्टर से ही तो डिनोट होगा ना, है ना। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर जो होगा वो आर वेक्टर इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल्स टू 2 + 4 6 + 9 15 हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर।
सर इसको कार्टेशियन में कैसे लिखें? बेटा कार्टेशियन में क्या करना है आपको, ये आई कैप जे कैप के कैप को हटाकर, आई कैप जे कैप के कैप को हटाकर यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस थ्राइस ऑफ जेड लिख देना है। क्या करना है दोस्त? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस थ्राइस ऑफ जेड। और आपको अगर ये वाला नंबर पता करना है तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को इसमें सब्सटीट्यूट कर देना। कैसे सर? 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, फिर सर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका पासिंग पॉइंट था तो बेटा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 15। हैं जी, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कार्टेशियन वेक्टर हो जाएगा। यानी कि सर अगर मैं सीधे सीधे आप लोगों से बोलने की कोशिश करूं, यहाँ पर देखना बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया कि r डॉट एन हमारे पास आई कैप प्लस 3k कैप ऐसे दे दिया जाता है और इक्वल्स टू आपको दे दिया जाता है 6। और एक एग्जाम्पल में आप लोगों को दे दिया जाता है कैसे कि 3x माइनस के 2y प्लस के 4z इज इक्वल्स टू 6 दे दिया जाता है। ऐसे करके आप लोगों को दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से पासिंग पॉइंट तो नहीं बेटा, आप लोग देख के नॉर्मल वेक्टर को उसी टाइम पता लगा सकते हो कि सर हमारा नॉर्मल वेक्टर कौन हो जाएगा, हमारा आई कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। जी सर, यहां पर देखकर आपके पास नंबर्स कौन से आ रहे हैं बेटा, 3 माइनस 2 4 आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप। आई जे के हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई दोस्त? बेसिक बात क्लियर है ना? चीजें समझ में आ रही हैं? धीरे 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 करके कंपाइल करके हम एक बड़ी चीज को यहां पर बनाने वाले हैं। ओके सर, अब हम लोग चल रहे हैं यहां से एक नई चीज के ऊपर। बेटा नई चीज क्या कहती है? नई चीज कहती है कि सर ये पॉइंट और डायरेक्शन वाली बात तो आपने समझा दी, लेकिन एक होता है बेटा 3 पॉइंट फॉर्म। सर 3 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? 3 पॉइंट फॉर्म में जरा समझते हैं। मान लो बच्चे आपने फिर से एक कॉपी का पेज लिया, ठीक है, आज सर हमारी सारी कॉपी खाली करवा के मानेंगे, तो ये पेज ले लिया हम लोगों ने। मैंने कहा कि बेटा 3 पॉइंट फॉर्म यानी मैं इस प्लेन पे बेटा 3 अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 3 अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो आप कहोगे सर ये तीनों पॉइंट से गुजरने वाला एक ही प्लेन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप बच्चे इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाओगे? आप कैसे बता सकते हो कि सर ये जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है? आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि ये वेक्टर अभी तक बनाया ही नहीं मैंने। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि सर अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये अगर मेरा बी पॉइंट है और ये अगर मेरा सी पॉइंट है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, ए से बी तक का एक वेक्टर बना देंगे, हम लोग ए से सी तक का एक वेक्टर बना देंगे, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि सर अगर मैंने इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्या किया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट किया, है ना, समझ में आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में कर दिया, तो सर एक वेक्टर बनेगा जो कि हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और वो ऐसे करके ऊपर की तरफ बन जाएगा। और इससे हमें समझ में आ गया सर ये वेक्टर जो होगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल वेक्टर। ये किसके बराबर आया सर? ये बराबर आया हमारे ए क्रॉस बी के बराबर आया। किसके बराबर आया? ए क्रॉस बी। सर इसमें कैच क्या है? कैच पकड़ो, कैच पकड़ो, कैच पकड़ो। वो ये कि ये सर हमारा A1 वेक्टर से डिनोट होगा क्योंकि ये पासिंग पॉइंट है, ये हमारा A2 वेक्टर से डिनोट होगा क्योंकि ये भी पासिंग पॉइंट है, सर ये हमारा A3 वेक्टर से डिनोट होगा क्योंकि ये भी पासिंग पॉइंट है। हमें नॉर्मल वेक्टर ही तो नहीं दिया था सर, तीनों पासिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बच्चे हमने नॉर्मल वेक्टर को निकाला कैसे? हमने कहा सर नॉर्मल वेक्टर जो है ना वो एक्चुअली में ए बी वेक्टर को ए सी वेक्टर से क्रॉस किया तब निकला। तो बेटा नॉर्मल वेक्टर ए बी वेक्टर आप निकालोगे कैसे सर? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से, ठीक है, और ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? A3 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से हो जाएगा। ओके सर, ये हुई ना बात, है ना। फिर हम कहेंगे कि सर अगर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर हो गया, मेरे पास एक पासिंग पॉइंट हमारे पास हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होनी चाहिए? तो बेटा ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल निकल गया, पासिंग पॉइंट है, अब अपना काम करो। लेकिन अब लोग लिखना चाहते हैं सर, तो ये आर डॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस A3 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्या आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, यानी बराबर समथिंग हमारे पास A1 डॉट एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? A1 डॉट एन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? D होती है।
तो हम लोग n को निकालना ही पड़ेगा सर, n को हमें निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये मेथड सर लंबा लंबा सा लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कार्टेशियन वाला जो जुगाड़ है ना वो ज्यादा बेहतर है। ये वेक्टर वाला जुगाड़ हो गया। कार्टेशियन वाला जुगाड़ कहता है कि सर एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग r माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं, r माइनस ए वन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग a2 माइनस a1 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट और a3 माइनस a1 के क्रॉस के साथ हम लोग ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर जीरो कर रहे हैं, है ना। ये बराबर जीरो कर रहे हैं क्योंकि सर हमारे पास ये जो वेक्टर्स होंगे r माइनस ए, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a1, ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर्स का हमें कंडीशन मालूम है सर, बिल्कुल मालूम है। चलो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं आपसे ये कहूंगा कि सर r माइनस ए वेक्टर जो है वो हमारे पास कैसे निकल रहा होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 से निकल रहा होगा। सर a2 माइनस a1 वेक्टर कैसे बन रहा होगा भाई, a2 माइनस a1 वेक्टर आपको सर a2 माइनस a1 वेक्टर बन रहा होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से बन रहा होगा। सर a3 माइनस a1 वेक्टर कैसे बन रहा होगा, आप कहोगे सर a3 माइनस a1 वेक्टर बन रहा होगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ऐसा करके बच्चे अगर आपने इसे बराबर जीरो रख दिया, क्या कर दिया, बराबर जीरो रख दिया, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 3 पॉइंट फॉर्म हो जाता है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 पॉइंट फॉर्म। ठीक है भाई, सर थोड़ा सा लगाकर बता दो ना एक फॉर्मूला, मैं मालूम है भाई तुम ये बोलोगे ही बोलोगे, मुझे मालूम है, तो लगाएंगे भी। चलो भाई, मुझे नहीं पता कितना आसान सवाल बनना चाहिए, कितना मुश्किल बनना चाहिए, मैं सिर्फ जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। तो ये रहा सवाल हमारे पास दोस्त, हमने कहा सर P पॉइंट जो है वो 1,2,1 है, Q पॉइंट जो है वो हमारे पास 2,3,5 है, और हमारे पास R पॉइंट जो है वो माइनस के 1,1,1 है, ठीक है, माइनस के 1,0,1 है। तो हम लोग इसकी अगर प्लेन बनाना चाहते हैं, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्त, हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और वो डिटर्मिनेंट ध्यान से निकालना, पहले निकालना बेटा x माइनस 1, फिर आ जाएगा y माइनस 1, y माइनस 2, और फिर आ जाएगा z माइनस 1, यानी x1 y1 z1 हमने x y z से माइनस करे। फिर आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1 माइनस के 2 आ जाएगा, 0 माइनस के 2 बेटा माइनस के 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 बच्चे 0 आ जाएगा। हाँ जी, ओके सर, ये करना था क्या, इसे बराबर जीरो कर देना दोस्त, इसे बराबर जीरो कर देना। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए तैयार हैं। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। जी सर। देन उसके बाद 0 माइनस के 8 यानी प्लस के 8 हो जाएगा, और प्लस के 8 हो जाएगा तो ये माइनस के 8 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 हो जाएगा। जी सर, आगे। और फिर उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 सर इससे तो खत्म हो गया है ना, 0 इससे खत्म हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा सर, 0 बराबर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस बार बन जाएगी 8x माइनस 8y। इधर से आया 8, इधर से आया 16, तो इधर से बच्चे बिना मेरे पास प्लस के 8 बचा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिख सकते हैं, जिसमें z एक्सिस नहीं है, z एक्सिस इसमें नहीं है, यानी कि ये प्लेन जो है ये हमारा z एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है ना, सभी को मुद्दा क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। चलो, ये सर 3 पॉइंट फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा अगले पार्ट पे, जो कि हमारे पास होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को देखो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि सपोज कीजिए दोस्त, हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है सर, ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यानी 3 डायमेंशन स्पेस हो जाता है। जी सर, इस 3 डायमेंशन स्पेस में अगर मैं आपसे बोलूं कि फिर से कॉपी का पेज लेकर आओ, सर क्या कर रहे हो, कॉपी के पेज पे कॉपी के पेज मंगवाए जा रहे हो, ये लो बेटा कॉपी का पेज लेकर आओ, और आप उसको ऐसे करके इस डायमेंशन में ऐसे करके बेटा हवा में टिकाने की कोशिश करो, है ना। ये आपका बेटा प्लेन हो जाएगा, दिस इज द प्लेन जिसके बारे में बात हो रही है जी। अब मैं इसको कलर भी भर देता हूँ, बढ़ गया सर, भर गया, कलर भी भर गया, ये प्लेन हो गया सर, इधर नहीं भरा, ये भी भर गया, जी सर भर गया, है ना। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि ये प्लेन जो है बच्चे,
अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूं कि ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लो सर ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर बन रहा होगा। कैसे बेटा? ऐसे करके ये लाइन आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ करता हूं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि ये लाइन ऐसे करके इसमें ज्वाइन हो रही होगी। सर वहां तो दिख ही नहीं रही है, तो अभी दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। ये देखो ये वाली लाइन ऐसे करके इस पर यूं ज्वाइन हो रही होगी। हैं जी, ये अब समझ में आ रहा है? जी सर, अब समझ में आ रहा है ना, कि ये जो प्लेन है सर, ये प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा सर? ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन सर जब हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को? आपको दिख रहा होगा सर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। ये नहीं दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। यही तो कमाल की बात है, हम लोगों ने कलर ही ऐसा ले लिया। चलो अब दिख रहा होगा, दोनों तरफ से दिख रहा होगा कि ये सर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। दिस इज द डिस्टेंस। अब ये सर डिस्टेंस को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस डिस्टेंस को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत ही सीधा सा हिसाब लगाया गया कि सर प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो r.n बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा? a.n होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे मैं कैपिटल D बोलता हूं, जिसमें D का कोई मतलब नहीं है ना सर? लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को मॉडुलस n से डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं बेटा? मॉडुलस n से डिवाइड कर देता हूं, इसे भी मॉडुलस n से डिवाइड कर देता हूं और इसे भी मॉडुलस n से डिवाइड कर देता हूं। तो अब मेरे इक्वेशन बदल जाएगी। मेरी इक्वेशन बदलकर क्या बन जाएगी दोस्त? अब मेरी इक्वेशन बदलकर बन जाएगी r.n का कैप बन जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इधर बच्चे आपके पास a वेक्टर के साथ n का कैप आ जाएगा और इधर बच्चे आप लोगों के पास छोटा d आ जाएगा। छोटा भीम नहीं भाई, छोटा d आ जाएगा। अब ये जो छोटा d है, ये छोटा d एक्चुअली किसके बराबर होता है दोस्त? ये छोटा d बराबर होता है हमारा कैपिटल D अपॉन में मैग्नीट्यूड n के बराबर होता है। और ये होता क्या है सर? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो अब ये सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल को हम लोग क्या करते हैं दोस्त? यूनिट वेक्टर में बदलकर लिखते हैं और फिर उससे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन मिल जाता है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाती है। सर इसे कार्टेशियन में कैसे लिख सकते हैं? सर जब हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमारे पास n कैप है, यहाँ पर हमारे पास n कैप है, तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में सर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d होता था, जिसमें a b c जो थे वो डायरेक्शन रेशियोज थे प्लेन के। जी सर, तो मैं इसको पलट कर लिख दूंगा डायरेक्शन कोसाइंस, यानी हमारे पास आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर छोटा डी आ जाएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। भाई बढ़िया, एकदम चकाचक। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। नॉर्मल फॉर्म को कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस का इस्तेमाल करेंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइंस का इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। यहां से आगे चलते हैं दोस्त, एक और फॉर्म हमारे पास बच जाती है, लेकिन इससे पहले सर इस फॉर्मूले का यूज मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो अभी हम लोग एक और फॉर्म के लिए बढ़ते हैं कि उस फॉर्म को देखिए दोस्त, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सपोज कीजिए हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। जी सर, एक्स वाई जेड। अब बच्चे आपने ना एक प्लेन को, मान लो प्लेन आप ऐसे ले रहे हो, सपोज करो आपके पास प्लाई का एक बड़ा सा टुकड़ा है, उस प्लाई के टुकड़े से आप क्या करते हो? दैट इज अ प्लेन, है ना, वो प्लाई का टुकड़ा इज दैट इज अ प्लेन। अब आप उसे कुछ सफाई से कटिंग करते हो और सफाई से कटिंग करने के बाद आपके पास वो शेप जो बनकर आती है ना, वो बेटा एक ट्रायंगुलर शेप बनकर आती है। कैसी सर? ट्रायंगुलर शेप बनकर आती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो बच्चे ये जो ट्रायंगुलर शेप होगी, यानी ये जो प्लाईवुड का टुकड़ा होगा जिसे आपने ट्रायंगल में काट दिया है, तो सर ये भी तो एक प्लेन ही होगा ना, ये भी तो एक प्लेन ही होगा सर, इट इज ऑल्सो अ प्लेन। अब ये प्लेन जो है, इसकी कुछ खास बातें नोट करते हुए चलो कि सर इसने एक्स एक्सिस में कहीं पर काटा होगा, सपोज करो a,0,0 पर काटा होगा। इसने वाई एक्सिस पर कहीं पर काटा होगा सर 0,b,0 पर काटा होगा।
इसने सी एक्सिस पर कहीं पर इंटरसेक्ट किया होगा बेटा, 0,0,C पर इंटरसेक्ट किया होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मैं प्लेन की लिखना चाहूं तो मेरे लिए अब इसमें कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। हम कहेंगे सर x का अपॉन में a, y का अपॉन में b और z का अपॉन में c जो है वो सर 1 के बराबर होगा। बस ये इक्वेशन बन जाएगी दोस्त, बड़े ही आराम से। मैं आपको इसके साथ एक एग्जांपल के साथ आपको कुछ चीजें खेलना सिखाता हूं सो दैट आप लोग इसको थोड़ा और मजबूत कर लो, बेटर कॉन्फिडेंस के साथ आ जाओ। कलर गलत, ये लीजिए एग्जांपल। हाँ जी, एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैंने आपको x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 2 दे दी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू मैंने आपको -1 दे दी और z इंटरसेप्ट की वैल्यू मैंने आप लोगों को 3 दे दी। जी सर दे दी आपने। तो अब मैं ये कहूंगा कि हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा हमारा x अपॉन में a सर हमारा x इंटरसेप्ट है ना 2, तो x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में -1 प्लस z अपॉन में 3 बराबर 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली। लेकिन सर इसमें नॉर्मल कैसे पता चलेगा, अगर मुझे इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में नॉर्मल बताना हो, नॉर्मल कैसे बताएंगे, तो एलसीएम ले लो दोस्त। एलसीएम लेते ही आप कहोगे कि सर ये एलसीएम लेने पर हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस के 6y प्लस के 2z बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। तब आप बोल देना भाई, यहां से देख के ही बोल देना कि सर नॉर्मल वेक्टर जो है वो तो हमें मिल गया, दैट इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस के 2k कैप, जिसमें हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू कितनी है सर, कैपिटल D की वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब हम लोग छोटा d भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई भाई, एकदम बढ़िया, कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरसेप्ट फॉर्म इसे कहा जाता है जहां पर हम लोग x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट की यूज करके निकालते हैं। डन, बढ़िया, डन भाई, डन 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 डन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बेटे हमारे पास एक चीज हमारे पास आ रही है, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स। सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग जुगाड़ ये याद रखना बेटा, जुगाड़ है आप लोगों के लिए अगर किसी को याद नहीं होते, कि वेक्टर और वेक्टर दोनों सेम चीजों के बीच में अगर आप एंगल निकाल रहे हो तो कॉस थीटा लगा देना, ठीक है। लाइन और लाइन दोनों सेम चीजों के लिए लगा रहे हो तो कॉस थीटा लगा देना। प्लेन और प्लेन के बीच में लगा रहे हो तो कॉस थीटा लगा देना। लाइन और प्लेन दोनों अलग अलग चीजों के लिए लगा रहे हो तो बेटा साइन थीटा लगा देना। ये आप लोगों को पहला जुगाड़ है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो इस तरीके का एक जुगाड़ लगाकर आप कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को विजुअल ग्राफिकल तरीके से भी दूंगा। जैसे सर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था कि सर अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी होगा। जी सर बिल्कुल होगा, है ना। यहां देखिए अब ध्यान से अगली चीज के ऊपर आइए। अगली चीज हम लोग ये कहेंगे कि सर हमारे जो लाइंस होती हैं, हमारी लाइंस ऐसी होती ना, ये मान लो एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन दोस्त ऐसे हो गई, कैसे हो गई, ऐसे करके हो गई, या फिर मैं ऐसे करके बना दूं तो ज्यादा बेटर है। तो मैं लाइंस के बीच में जो एंगल लेता हूं वो बेटा कौन सा लेता हूं, अक्यूट एंगल को हमेशा लिया जाता है। कौन सा, अक्यूट एंगल लिया जाता है। इसीलिए सर हमेशा इसे पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है मॉडुलस लगाकर। तो हम कहते हैं सर अक्यूट एंगल लिया जा रहा है तो पहली वाली लाइन के ऑपोजिट जो वेक्टर जा रहा होगा, यानी उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा होगा दोस्त, है ना, ये वेक्टर जिसको मैं उठा के इधर ले आता हूं, ठीक है। और सर एक वेक्टर, ये वेक्टर है ना, ये जिसको उठा के इधर ले आते हैं, ये इस तरीके से। जी सर, तो इनके बीच में जो एंगल होगा सर वही एंगल इनके बीच में भी होगा। अरे हाँ सर, जो एंगल इनके बीच में होगा वही एंगल इनके बीच में होगा। तो हम कहेंगे कि सर हम लोग b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दें, लगा दो सर, ठीक है भाई। इधर आ जाओ दोस्त, इधर आ जाओ। सर प्लेन और प्लेन के बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेन और प्लेन के बीच में अगर आप ध्यान दो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए देख पाना, लेकिन कोशिश जरूर करनी है भाई, कोशिश जरूर करनी है। कि ये प्लेन हो गया सर, एक प्लेन हो गया, ठीक है। दूसरा प्लेन सर ऐसे करके हम लोग ऐसे करके अगर एक प्लेन को मर्ज करते हैं, ये देखिए, है ना, ये प्लेन आप लोग देख पा रहे हो। ये सर ये वाला पार्ट अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं तो अब ये बढ़िया बनेगा कि सर ये गया ये वाली साइड, जी सर, ये गई ये वाली साइड, जी सर, है ना, ये हो गया, और ये हो गया ये वाली साइड, जी सर, और ये इस तरीके से बनता हुआ जा रहा है। अब मैं आपको शेडिंग करके बताऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलो देखो शेडिंग करके देखो
कि सर ये वाला एक प्लेन हो गया, ठीक है, और ये वाला हमारा दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है भाई, बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, बात एकदम चकाचक समझ में आ रही होगी। तो चकाचक समझ में आ रही है तो जरा ध्यान से देखो भाई, हमने कहा सर इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो सर ऐसे करके ये वाला एंगल होगा, दिस इज द एंगल। सर ये तो बड़ा एंगल लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला एंगल ले लेंगे, छोटा एंगल यानी मान लो ये मेरा अक्यूट एंगल ये बन जाता है, दिस इज द अक्यूट एंगल। जी सर ये हमारा अक्यूट एंगल बन जाता है ना, दिस इज द अक्यूट एंगल। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा इसका जो एक वेक्टर है दोस्त, ये देखना जरा ध्यान से है, पीले वाले का सर वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे देख रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा, बिल्कुल सर ऐसे देख रहा होगा। नीले वाले का जो वेक्टर होगा वो बेटा ऐसे करके देख रहा होगा, यूं करके देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा, यूं ऊपर की तरफ देख रहा होगा। जी सर, तो इनके बीच में जो एंगल आप लोगों को मिलेगा ना वो भी हमारा क्या होगा दोस्त, वो एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, ये छोटा वाला एंगल ये भी थीटा ही होगा। तो हम लोग यहां पर भी मॉड्यूलस वैल्यू ले लेते हैं और अक्यूट एंगल के बेस पे इस आंसर को लगा देते हैं। सर ये साइन थीटा कैसे बन जाएगा, ये साइन थीटा कैसे बनेगा, बस ये बता दो सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये साइन थीटा क्यों बनेगा। तो इसके बीच में देखिएगा दोस्त, इसके बीच में देखना है आपको साइन थीटा क्यों बन रहा है। सपोज कीजिए एक पेज आप लोगों ने बनाया ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया प्लेन हमारा, इसको कर देते हैं कलर। लीजिए भाई ये तो बहुत गलत हो गया, जुड़ा ही नहीं यहां से, चलिए ठीक है, ये प्लेन बन गया सर। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन को इमेजिन करो, जो लाइन ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है सर, ये आई और इस प्लेन में छेद करके बेटा नीचे से ऐसे करके चली गई, है ना। ये लाइन आप लोग देख पा रहे हो, हाँ सर देख पा रहे हैं, अब अच्छे से समझ में आ रहा है। ये लाइन आप लोगों को दिख रहा है जो प्लेन में छेद करते हुए चली जा रही है, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इस प्लेन का जो सरफेस होगा वो सरफेस ऐसे करके बन रहा होगा ना दोस्त, कैसे बन रहा होगा, यूं करके इस सरफेस पे बन रहा होगा। तब आप कहोगे सर इस लाइन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा जो प्लेन का वेक्टर होगा ना भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो वेक्टर होगा हमारा नॉर्मल वेक्टर ऐसा बन रहा होगा। कुछ गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया सर, ये नॉर्मल वेक्टर बन रहा होगा, दिस विल बी द नॉर्मल वेक्टर, है ना, ये हमारा बन गया नॉर्मल वेक्टर, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो लाइन के भरोसे सर एक वेक्टर और बना लेते हैं जो लाइन के हिसाब से पैरेलल चल रहा होगा, तो वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। जी सर ये हो जाएगा ये वेक्टर, ठीक है सर, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब मैं एक और नॉर्मल वेक्टर अगर आप लोगों के लिए बनाता हूं दोस्त, ये देखिए एक और नॉर्मल वेक्टर बनाता हूं, तो इस नॉर्मल वेक्टर को उठा के आप लोग यहां ला सकते हो इसके साथ ऐसे करके। जी सर ये ला सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे करके खींच दूं मेरे दोस्त, ऐसे करके ऐसे पैरेलल, इस वाली लाइन से पैरेलल खींच दूं, इस वाली लाइन से, है ना, पैरेलल खींच दूं, तब आपकी कैलकुलेशन बोलेगी, ठीक है, इतना करना नहीं है हर बार, इसीलिए मैं एक बार समझा रहा हूं कि ये जो है सर थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, है ना। जी सर, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। जी सर, तो ये कौन सा वेक्टर था सर, ये हमारे पास बी वेक्टर था, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर था, यानी बी वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है सर, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉस जो भी एंगल है वो अब मेरा हो जाएगा बेटा बी वेक्टर और एन वेक्टर अपॉन में मॉड बी वेक्टर और मॉड एन वेक्टर। जी सर, इसका आ जाएगा मॉडुलस वैल्यू। तब आप कहोगे सर कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा के बराबर होता है, तो अब ये हो जाएगा बी डॉट एन अपॉन में मॉड बी मॉड एन हो जाएगा। सो इसका मॉडुलस वैल्यू लेकर चलेंगे। बढ़िया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो काफी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली इसको। यहाँ पर इस नॉर्मल वेक्टर को आप खुद यहां पर ड्रॉ करके देख लो मेरे दोस्त, यहां ड्रॉ करके देख लो कि ये नॉर्मल वेक्टर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता तो ये वाला एंगल कितने का होता सर, ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा का ही होता ना, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, बेसिक सी बात है। चलें आगे, चलो भाई, चलो चलो चलो, हमारे पास अब बचते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला बचते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम प्लेन। बेटा देखो ये जो डिस्टेंस था इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप लोग समझ लो। कैसे, हमने कहा सर फिर से दो प्लेन्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल हैं। ये लीजिए बच्चे, आपने एक पेज ऐसे ड्रॉ किया, जी सर, ठीक है। हम लोगों ने दूसरा पेज बच्चे ऐसे करके इससे पैरेलल ड्रॉ किया, ये लीजिए, ये पैरेलल हो गए ना,
हाँ सर, ये एक दूसरे से पैरेलल हो गए, देख के लग रहे हैं। यानी एक को मैं येलो दे देता हूं भाई, दूसरे को हम लोग दे देंगे हरा कलर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोस्त, अगर मेरे पास यहां पर ये ओरिजिन बना हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जी सर, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सर अगर मैं यहां से, आराम से सुनिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, कि सर अगर मैं यहां से ओरिजिन से इस प्लेन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढूं, तो आप कहोगे सर ये होना चाहिए, है ना। तो दिस शुड बी द D1 डिस्टेंस। ठीक है सर। और मैं दूसरे वाले प्लेन का डिस्टेंस यहां से ऐसे करके ढूंढूं, तो बेटा ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो ये ऐसे ही सेम पाथ पे ही जा रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा हो जाता है D2 डिस्टेंस, दिस इज द D2 डिस्टेंस। ठीक है, दूसरे वाले प्लेन के लिए अगर ये मेरे पास π2 प्लेन है और ये मेरे पास π1 प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन का डिस्टेंस D1 और D2 हो जाएगा। एक का पॉइंट यहीं पर आकर रुक रहा होगा, एक का पॉइंट यहां पर आकर रुक रहा होगा। तो हम कहेंगे कि सर अगर ये मेरे पास D1 डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू D1 डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल्स टू D2 डिस्टेंस, तो सर ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लें? कौन सा सर? यहां से लेके यहां तक का। हाँ जी सर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर आप निकाल लो तो यही मेरे प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और हम कहेंगे कि सर D जो होगा, ये वाला D सर हमारे पास कैपिटल D1 माइनस कैपिटल D2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n हो जाएगा। और इसका मॉड वैल्यू ले लेना दोस्त, ताकि हमारा आंसर जो हो वो पॉजिटिव में रहे। कैसा रहे सर? पॉजिटिव में रहे। तो आई होप ये भी आप लोगों को थोड़ा 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 करके समझ में आएगा। अगर बहुत ज़्यादा डेप आप नहीं ले पा रहे हैं तो दोस्त फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होने के बाद बच्चे ये वाला फॉर्मूला देखो, मैं आप लोगों को जुगाड़ के साथ याद करवाता हूं। जैसे आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला, कौन सा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन इन 2D, है ना। कहां पर सर? 2 डायमेंशन जियोमेट्री में। उसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था सर? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। ठीक है, तो बस इसको हम लोगों ने बदल दिया कि सर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, क्योंकि d दूसरी साइड होता है तो उसे इधर ले आएंगे तो माइनस डी हो जाएगा। और अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का हो जाता है, क्योंकि ये सर 3 डायमेंशन के अंदर फॉर्मूला बन जाता है। बढ़िया, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने लगा लिया। नोट करते हुए चलो दोस्त, अब बचा है हमारे पास आखिरी चीज। आखिरी चीज बेटा ये प्लेन आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये प्लेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन जाते हैं और आसान ही बनते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनेंगे। देखो एक बच्चा प्लेन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, बहुत ही इजी सा। है ना। चलो, तो सर मैंने ये ले लिया कि हमारे पास 2 प्लेन्स हैं, 2 प्लेन्स हैं, यानी सर आपने ये ड्रॉ करके बताया कि ये हमारे पास π1 प्लेन हो गया, ये हमारे पास π2 प्लेन हो गया। इनका ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ना बच्चे, ये जो बीच में ऐसे करके लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, है ना, ये लाइन। जी सर, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जी सर, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे एक और प्लेन गुजारना है सर, एक और प्लेन गुजारना है। तो ये देखो, ये जो प्लेन आप लोग देख रहे हो, दिस इज द प्लेन विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला ये प्लेन आप लोगों के सामने बनकर आ रहा है ना, ये वाला प्लेन। तो मुझे क्या करना है सर? मुझे चाहिए इस वाले प्लेन पाई की इक्वेशन। मुझे इन दोनों की इक्वेशन मालूम है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास जो पाई की इक्वेशन होती है ना दोस्त, वो पाई की इक्वेशन हो जाती है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर प्लस बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। अब इसके ऊपर सर ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को ढूंढने के लिए मुझे अलग अलग कंडीशंस दिए जाते हैं। मैं अभी के लिए जैसे आपको बात बताता हूं, इसको समझिएगा। मैंने कहा कि सर एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा सर हमारे पास एक वेक्टर जो है वो r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k,
बराबर 6 है सर, ठीक है। एक प्लेन जो है वो सर हमारे पास r.2i माइनस जे माइनस के बराबर हमारे पास 4 है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, बात समझ में आती है। अब मुझे चाहिए एक ऐसा प्लेन जो कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा हो, तो वो प्लेन पाई जो होगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी r डॉट, बेटा r डॉट, इस वाली इक्वेशन को कुछ मत करो, इसको बेटा लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो। यानी कैसे सर, i प्लस टू लैम्डा, i प्लस टू लैम्डा 1 प्लस टू लैम्डा आई कैप हो जाएगा, जी सर 1 प्लस टू लैम्डा आई कैप हो जाएगा। 2 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 माइनस लैम्डा जे कैप हो जाएगा। 3 माइनस लैम्डा के कैप हो जाएगा, जी सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, है ना। मुझे दूसरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। तो सर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन में सर लैम्डा को ढूंढने के लिए क्या दिया जाएगा, आपको पासिंग पॉइंट दिया जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये किसी लाइन से पैरेलल है, ये किसी प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो अलग अलग कंडीशन की मदद से आपको ये लैम्डा को ढूंढने के लिए हेल्प किया जाता है। सबसे आसान तरीका होता है पासिंग पॉइंट दे दिया जाता है, जहां पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज को रखेंगे और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है भाई। तो इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे, ये हम लोग अभी याद रखते हैं कि सर ये हमारे लिए जरूरी होगा कि इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन होती है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। याद रखने से बेटर है कि सर एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, आपका प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। कूल है भाई, बात क्लियर, एकदम चकाचक। चलें अब सवाल करें भाई, सवाल करेंगे, अब सवाल करेंगे। पहला सवाल देखो कितना लुल्ल पूछा गया है, इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस। सर कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस यानी ये कहना क्या चाहता है, ये बच्चे आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास कितने स्पेस बनते हैं अगर मैं बात करूं किसकी, ये सर हमारा z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त y एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस है। तो सर कितने कंपार्टमेंट्स होंगे भाई, ये कंपार्टमेंट को देख पाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत वाला काम है, लेकिन मैं कोशिश करवाता हूं बच्चे, आप अगर आप लोग देख सकते हो तो भाई देख लो, बड़ा मजेदार चीज होती है। सपोज करो बच्चे आप लोगों ने एक कॉपी का पेज ऐसे करके रखा इस वाली लेन पे, ठीक है, ये आपके पास कौन सा प्लेन हो गया सर, ये हो गया हमारे पास एक्स और वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया सर, एक्स और वाई प्लेन हो गया, जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, हैं जी। इसके ऊपर दो नीचे दो सर जगह बन गई, इसके ऊपर एक नीचे एक जगह बन गई, बात समझ में आती है, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो जाती है। तो दो तो सर ऐसे बट गए, ठीक है। अब अगर मैं एक कॉपी का पेज आप लोगों को ऐसे बनाने के लिए बोलूं, कैसे, यूं करके कि हम लोग YZ प्लेन पे हम लोग एक कॉपी का पेज ऐसे करके खड़ा करते हैं, तो सर ये हो जाएगा। और इस सिचुएशन में आप लोग बोलोगे कि सर ये सब मेरा किसके अंदर आ जाएगा सर, इस प्लेन में आ जाएगा। YZ प्लेन से एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ हो जाएगा, जी सर। एक कैसा बनाए सर, एक बनाएंगे हम लोग XZ प्लेन के हिसाब से, तो ये XZ प्लेन के हिसाब से बना था, अब हम लोग एक वैसा बनाएंगे भाई YZ प्लेन के हिसाब से बनाएंगे, तो YZ प्लेन के हिसाब से देखो ऐसा बन जाएगा, कैसा, ये, जी सर। YZ प्लेन कैसा दिखेगा, ये तो खराब हो गया, खराब हो गया, ऐसे है ना, ये सारा का सारा YZ प्लेन के इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यही तो 3D का कमाल है भाई, यही तो 3D का कमाल है कि 3D में आप लोगों को सारी चीजें देखने में एक साथ इस 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमें समझ में आता है कि सर ये नीले वाले के इस तरफ और इस तरफ होगा, तो कुल मिला के हमारा जो पूरा रीजन होगा वो 8 अलग अलग इलाकों में टूट जाएगा। कितने में टूट जाएगा बेटा, 8 अलग अलग हमारे एरियाज में या फिर स्पेस में टूट जाएगा, जिसमें पहला होगा हमारे पास XYZ, कौन सा होगा दोस्त, X Y और Z होगा। एक बच्चे आप लोग नेगेटिव Y ले लोगे, एक बेटा नेगेटिव X ले लोगे, एक नेगेटिव Z ले लोगे, तो सर X के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, Y के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, Z के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो मिलाकर सर टोटल 8 तरीकों से हमारे पास क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स बन सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मालूम भी होना चाहिए, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दिया है, इट्स नथिंग,
वेरी सीरियस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज अगर ये दी गई हैं, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। भाई आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। जेन्युइन सवाल है बेटा, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। बच्चा लग पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो देखकर, डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करके फिर उसका स्क्वायर करेगा, फिर उसका सम करेगा, उसके बाद भी आंसर हमारे पास 1 ही आने वाला है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे सर, हमें तो मालूम है ना। हमें क्या मालूम है सर? हमें ये मालूम है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है सर? इक्वल्स टू 1 होता है। कैसे? आपने लिखवाया तो था, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर सर 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। भाई बढ़िया। चलें अगला सवाल नेक्स्ट देखें। क्या कह रहा है? अ पॉइंट ऑन अ लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स इतना, वेयर p इज एनी रियल नंबर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर मैं ऐसे कहूं कि सर हमारे पास जो पॉइंट x है वो x बराबर p+1 है, y जो है वो हमारे पास p-3 है, z जो है वो हमारे पास √2p के बराबर है। इसका मतलब सर यहां से p की वैल्यू हो जाती है x-1, यहां से p की वैल्यू हो जाती है y-3, यहां से p की वैल्यू हो जाती है z/√2, है ना। तो आप लोग क्या ये बात कह सकते हो मेरे दोस्त कि सर x-1 बराबर y-3 बराबर z/√2 है, तो इसके नीचे 1 लिख दूं, इसके नीचे 1 लिख दूं और ये बराबर सम p हो जाएगा, तो सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अरे यार, है ना, ऐसे तो सोचा ही नहीं सर। जब सोचा नहीं तो आगे सोचो बेटा कि ये सर ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। हाँ सर ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएगा 1,1,√2 हो जाएगा। क्या मैं वैसे पता लगा सकता था? हाँ बच्चे, p के कॉफिशिएंट्स देख लेते, p के कॉफिशिएंट्स देख लेते, 1,1,√2 आपको वैसे मिल जाते। सर डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सर पहले डायरेक्शन रेशियो से मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ बी वेक्टर का। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसे डिवाइड बाई कितना आ गया सर? 2 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये √2/2 हो जाएगा। सो √2/2 काट दोगे तो बेटा 1/√2 बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म भाई, ठीक है। ये कमाल की चीज थी भाई, ये कमाल की चीज थी। ये जरूर अच्छे से जानना कि किसी पॉइंट से इक्वेशन और लाइन को आप लोग कैसे डिराइव कर पा रहे हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ लाइन इन स्पेस कैन हैव इन्फिनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज। बिल्कुल भाई बिल्कुल सर, ये एक लाइन है ना। इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो सर इतना सा हुआ तो एक तरह के डायरेक्शन रेशियो आएंगे, वो सर इतना लंबा हुआ तो दूसरे डायरेक्शन रेशियो आएंगे, वो इतना लंबा वेक्टर हुआ तो तीसरे तरीके के डायरेक्शन रेशियो आएंगे। आप कहोगे सर अगर उल्टी डायरेक्शन में हुआ तो एक अलग डायरेक्शन रेशियो आएंगे, उल्टी डायरेक्शन में लंबा वेक्टर हुआ तो अलग डायरेक्शन रेशियो आएंगे। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन। किसी एक लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस बेटा 2 बनते हैं, प्लस और माइनस में बनते हैं 2, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहा है सर? पहले वाला तो सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। जी भाई बिल्कुल, ऐसा एक एग्जांपल देख लो। इस एग्जांपल से मैं ये बात साबित करूंगा कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मैं लिख देता हूं 1,0,0। जी सर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे सर? इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी 1,0,0 हो जाएंगे। यानी कि सर आप कहना चाहते हो कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का या फिर डायरेक्शन रेशियोज का जो सम होता है ना, क्या वो सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर आ रहा है? हाँ जी सर, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम हो रहा है वो डायरेक्शन कोसाइंस के सम के बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर देखो इधर से भी 1 आ रहा है, इधर से भी 1 आ रहा है, यानी ये वाली बात जो है वो वेरीफाई हो रही है। तो सेकंड वाला भी सही है, पहले वाला भी सही है, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल में सर इट इज पॉसिबल, इट कैन हैव, ऐसा हो सकता है कि सर हमारी डायरेक्शन रेशियोज जो हो वो 1,0,0 हो, कोई एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की तरफ ही देख रहा हो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे 1,0,0 हो जाएंगे। तो सर डायरेक्शन कोसाइंस का सम और डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम दोनों बराबर आ सकते हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी।
ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड विच मूव्स इन सच ए वे दैट जेड बराबर 7। अच्छा जी, देखिए आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो। कैसे? ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बना गए सर। z बराबर 7 आपको कहाँ मिलेगा दोस्त? आपको सर z बराबर 7 तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप z बराबर 7 पर क्या बना लो, आप एक पैरेललोग्राम या आप एक पेज बना लो z बराबर 7 पर। कहां पर सर? z बराबर 7 पर। लो जी, बना लिए z बराबर 7 पर, ऐसे करके। तो यहां पर कोई पॉइंट लोगे बेटा, यहां पर कोई पॉइंट लोगे इस प्लेन पर, तो इस पॉइंट के x और y तो कुछ ना कुछ होंगे दोस्त, इसके x और y तो कुछ ना कुछ होंगे। सपोज दिस इज द x एंड दिस इज द y, है ना। x और y तो कुछ होंगे, लेकिन इसका z कितना होगा सर? इसका z 7 ही होगा। z कितना होगा दोस्त? z 7 ही होगा, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। सो इसी कंडीशन के हिसाब से हम कहेंगे कि सर यहां पर जितने भी पॉइंट्स आप बना लो इस वाले प्लेन पर, जितने मर्जी पॉइंट्स बना लो, उनका z कोऑर्डिनेट हमेशा 7 होगा। यानी ये z बराबर 7 जो आप लोग देख रहे हो ना दोस्त, ये जो देख रहे हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यानी सर इसने मुझे बोला कि सर z बराबर 7 होना चाहिए हमेशा, यानी पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि z बराबर 7 होना चाहिए। यानी ये सर एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो प्लेन कहां पर बना हुआ है सर? वो प्लेन बना हुआ है z बराबर 7 पर। और वो प्लेन सर किससे पैरेलल है? आप ऐसे देखो दोस्त, कैसे देखो? आप देखो ये वाला जो प्लेन है सर, इस वाले प्लेन से पैरेलल है। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है सर? ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है सर। ये प्लेन एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है, इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना ही हम लोग ये, नहीं ये, नहीं ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो एक प्लेन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा, है ना, जिसका पॉइंट हमेशा 7 रहेगा। भाई बढ़िया, कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, देख लो भाई, कॉमन सेंस, बस कॉमन सेंस। चलो अगला सवाल कह रहा है सर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। अच्छा जी, अच्छा, इतनी बड़ी बात। मैं कहूंगा कि सर अगर मैं ओरिजिन से, ध्यान से देखना दोस्त, अगर मैं ओरिजिन से किसी प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो आप ऐसे देखो भाई, आप इसको थोड़ा सीधे देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये सर प्लेन हो गया हमारा, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0,0 हो गया, ठीक है। मैं अगर यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? पी पॉइंट हो जाएगा, जो इसका परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो पॉइंट मुझे चाहिए, जी सर, जो पॉइंट मुझे चाहिए ये वो वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द पी पॉइंट, ठीक। मैं कहता हूं कि सर ये ओरिजिन से बना है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये एन कैप वेक्टर होगा कि नहीं होगा? कहां से कहां तक सर? ये पॉइंट से लेके, ये पॉइंट से लेके एग्जैक्ट ये पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूं तो दिस विल बी द एन कैप। क्यों सर? बेटा ओरिजिन से याद है ना हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर बनाया था, याद करो नॉर्मल वेक्टर बनाया था। तो सर इसमें हमारे डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? हम कहेंगे सर नॉर्मल वेक्टर से क्या आना चाहिए? हमारा जो ओपी वेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्त? ओपी वेक्टर जो होना चाहिए वो हमारा नॉर्मल वेक्टर से क्या होना चाहिए सर? पैरेलल होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल बनना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं सर अगर मेरे पास ओ वेक्टर जो है, ओरिजिन जो है वो बेटा 0, 0, 0 है, तो हमारे पास यहां पर पी वेक्टर यहां से बन जाएंगे बेटा, ठीक है, यहां से बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप बोलोगे कि सर मेरा ओपी वेक्टर कितना हो जाता है? वो हो जाता है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यहां से ओपी वेक्टर कितना बन जाता है? ये बन जाता है सर 0,0,3 बन जाता है। यहां से ओपी वेक्टर कितना बन जाता है दोस्त? ये बन जाता है 1,1,1 बन जाता है। यहां से ओपी वेक्टर कितना बन जाता है बेटा? 1,-1,1,3 बन जाता है। अब हमने एक बात साफ साफ देखी ना यहाँ पर कि सर ओपी वेक्टर जो है वो पैरेलल है एन वेक्टर से, है ना, ये बात एन वेक्टर से पैरेलल है। सर इस क्वेश्चन में हमें एन वेक्टर देखने को मिल रहा है कितना? 1,1,1 मिल रहा है। यानी सर ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो प्रोपोर्शनल सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमें बता रहा है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? सभी को समझ में आया कि सर ओपी वेक्टर जो है एन वेक्टर से पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, तो प्रोपोर्शनल तो किसी भी केस में नहीं बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। फिर से कॉन्सेप्ट से कुट गया भाई, बिल्कुल कुट गया। चलो आगे देखो, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट। देखो भाई यहां पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सर हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट लाइन है, जो लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है सर, एक तो K1 3 से पास कर रही है, और एक कहाँ से पास कर रही है बेटा, 1 - 2 K+1 से, 1 - 2 K+1 से पास कर रही है। और वो साथ में ये बोल रही है कि ये एक और पॉइंट से पास कर रही होगी, 15 2 और -4 से पास कर रही होगी। किससे, 15 2 और -4 से पास कर रही होगी। तो हम कहेंगे कि सर अगर मैंने इस पॉइंट को A पॉइंट का नाम दे दिया, इसे B पॉइंट का नाम दे दिया, इसे C पॉइंट का नाम दे दिया, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हो दोस्त। कैसे करने वाले हो देखना। मैंने कहा सर मैं एक वेक्टर बना लेता हूं कुछ ऐसे, जो कि AB वेक्टर का बन रहा है ना। क्या बन जाता है दोस्त, AB वेक्टर हम लोग बना देते हैं, और इसको मैं मूव करके यहां लिख देता हूं कि ये मेरा AB वेक्टर हो गया। जी सर, मैं एक वेक्टर बनाता हूं जो बेटा A से लेके C तक जा रहा होगा, मैं इस वेक्टर को मूव करके यहां ले आता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये इससे पैरेलल होना चाहिए। जी सर, यानी हमारे पास जो AB वेक्टर है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, AB वेक्टर जो है वो हमारा AC वेक्टर से कैसा है, पैरेलल है। इसका मतलब AC वेक्टर जो होगा वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ क्या होगा दोस्त, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ AB वेक्टर हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोगों को मिल रहा होगा। जी सर, बात समझ में आती है ना। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, सबसे कमाल की चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूं। सर AC वेक्टर बनाओ सर। AC वेक्टर ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। AC वेक्टर बनाओगे तो 15 - K हो जाएगा सर, 15 - K हो जाएगा। अपॉन में बेटा AB वेक्टर सर 1 - K हो जाएगा। जी सर, ओके। आगे 2 - K1 बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 - K1 बेटा -K3 हो जाएगा, बराबर सर -4 - K3 यानी -K7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई K+1 - 3 यानी K-2 हो जाएगा। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो बेटा ये तीनों एक साथ बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कहीं पे कुछ भी रख दो, कैसे भी रख दो। जब मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो इतने पार्ट को सॉल्व करने पर हम कहेंगे सर ये -K45 + K3K हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास ये 1 - K के बराबर आ जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि सर K इधर आ गया तो 4K हो जाएगा, इधर आ गया तो 46 हो जाएगा। तो K की वैल्यू यहाँ से सर 23/2 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 23/2। फिर आप कहेंगे सर इतने पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक K की वैल्यू निकल सकती है। तो देख लेंगे सर, अगर बराबर है तो काम करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा K-2 बराबर 7 3 जा 21 आ जाएगा, तो यहाँ से K की वैल्यू बेटा आपको 23 मिल जाएगी। लेकिन सर K की वैल्यू 23 रखने पर ये वाली इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करेगी, और K की वैल्यू 23/2 रखने पर ये वाली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि सर ये दोनों एक साथ एक ही K पर वैल्यू होल्ड करनी चाहिए थी, तो इसलिए हमारे पास 0 नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K है, जिससे ये चीज स्टेटमेंट वेरीफाई हो सके। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोलूंगा, ये दोनों एक साथ K की वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए ताकि तीनों की इक्वालिटी होल्ड करे। अगर आप K की वैल्यू 23/2 रखोगे तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये अनइक्वल हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप K की वैल्यू 23 रखोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये अनइक्वल हो जाएगा, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बात समझ में आ रही है, यानी सर K की फिक्स वैल्यू होनी चाहिए तो जो दोनों तरफ से इक्वालिटी होल्ड करे, इसीलिए हमारे पास 0 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K हो जाएगा। ओके भाई, चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, सर इफ द पॉइंट x y -3 2 0 -1 एंड 4 2 3 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। भाई देखो वैसा सा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा सा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, सर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इनमें हमारे पास एक पॉइंट जो है वो x y -3 है। कौन है सर, x y -K3 है। दूसरा पॉइंट जो है वो कौन है सर, 2 0 -K1 है। तीसरा पॉइंट कौन है सर, 4 2 3 है। तो हम लोग कहेंगे सर एक वेक्टर अगर मैं यहाँ से A से लेके B तक बनाता हूँ तो दिस इज द AB वेक्टर। एक वेक्टर बेटा A से लेके C तक बनाता हूँ तो दिस इज द AC वेक्टर, और ये दोनों पैरेलल होंगे। तो सर हमारे पास AB वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 - x अपॉन में AC वेक्टर क्या हो जाएगा सर, 4 - x। जी सर, बराबर सर बराबर। अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे BC वेक्टर बना लूँ, मैं इसे BC वेक्टर बना सकता हूँ। चलो थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं B से लेके C वेक्टर बना रहा हूँ। सर B से लेके C वेक्टर भी तो हमारा पैरेलल ही होगा ना, तो AB वेक्टर से चालू करते हैं। चलो AB वेक्टर हो जाएगा सर x - 2 हो जाएगा, या 2 - x ले लो बेटा, 2 - x अपॉन में बेटा BC वेक्टर निकालोगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, बराबर
0 माइनस वाई यानी कि माइनस के वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 से 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा -1 -3 यानी कि -1 माइनस 3 बेटा 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 -1 बेटा 4 आ जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 जो होगा वो हमारे पास इस वैल्यू 1/4 2/4 यानी 1/2 के बराबर होगा, और सर माइनस के y/2 जो होगा वो भी हमारे पास 1/2 के बराबर होगा। सो व्हाट वी कैन से दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इधर 1 इधर, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी दोस्त यहाँ से, और 2 से 2 कैंसिल तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी सर, यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल कर आ जाती है, तो x बराबर 1 y बराबर -1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म है ना, कितना सा बेसिक आइडिया लगाते ही ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं दोस्त, मैं फिर से एक बार बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। सर ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर, ये हो गया हमारा बी सी वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि सर ये एक लाइन में आ रहे हैं तो ए बी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू बी सी वेक्टर, इसका मतलब डी आर्स ऑफ ए बी जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे बेटा डी आर्स ऑफ बी सी के साथ, ठीक है, और वो किसी एक कांस्टेंट लैम्डा के बराबर आएंगे। डन है, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है सर इफ एल एम एंड आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन देन व्हाट इज L4 प्लस M4 प्लस N4। चलिए देखिए इसके अंदर क्या कैच है। बेटा देखो ये x-1 लिखा हुआ है, इसके अपॉन में मैं 1 लिख देता हूँ। ये बच्चे y+3 लिखा हुआ है तो इसके मल्टीप्लाई में जो 2 है उसे मैं 1 अपॉन में 2 लिख देता हूँ, और ये 1 माइनस z लिखा है इसे मैं z-1 अपॉन में -1 लिख देता हूँ। तो अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है बेटा किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाते हैं सर, डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1, 1/2, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1 + 1/4 + 1 यानी 2 + 1/4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप निकालना चाहते हो तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 1 को 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 बन जाएगा, 1/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1/3 बन जाएगा, है ना, और ये सर माइनस के क्या बन जाएगा, -2/3 बन जाएगा। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। सर अगर ये मेरे पास L की वैल्यू है, ये मेरे पास M की वैल्यू है, ये अगर मेरे पास N की वैल्यू है, तो मैं इनका इस्तेमाल करके L की पावर 4 + M की पावर 4 + N की पावर 4 की वैल्यू निकाल लूँ, निकाल लो भाई। हमने कहा सर L की पावर 4 + M की पावर 4 + N की पावर 4 निकालना है, तो L की पावर 4 हो जाएगा 2/3 यानी 4/9 प्लस नहीं 2/3 का पावर 4 करना है, तो ये हो जाएगा बच्चे 16 और ये हो जाएगा 81, प्लस ये हो जाएगा 1/3 यानी 1/81 प्लस ये हो जाएगा 16/81 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 33/81। कैंसिल आउट करोगे तो बेटा 11/27 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल, है ना, बढ़िया। चलो भाई मजाक मजाक में ये क्वेश्चन भी हो गया, चलो शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। What is the angle between the two lines having direction ratios this and this? भाई देखो ये आप लोगों को क्या दे दिया, B1 वेक्टर दे दिया, ये आप लोगों को क्या दे दिया बेटा, B2 वेक्टर दे दिया। तो अगर मुझे एंगल ढूंढना है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B1.B2 अपॉन में mod B1 mod B2। हाँ जी सर बिल्कुल, और इसका मॉड्यूलस ले लेना ताकि प्लस में रहे। तो B1.B2 करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 6 × 0 0 हो जाएगा। इसका मॉड वैल्यू ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का 6 का 36, 3 का 9 और 6 का 36 हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 3 का 9 + 3 का 9 + का 0 हो जाएगा, और इसका मॉड वैल्यू हम लोग cos थीटा में ले लेंगे। जी सर ठीक है। तो cos थीटा कितना आ जाएगा दोस्त, cos थीटा आ जाएगा 18 और 9 27 हो जाएगा। यहाँ पर 36 36 72, यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3√2 के बराबर। सो 9 3 जा 27 बेटा 1/√2 आ गया, और cos थीटा अगर 1/√2 है तो आप लोगों को मालूम ही होगा बेटा थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, cos थीटा अगर 1/√2 है तो सर थीटा π/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म ये सवाल भी, ठीक है। चलो भाई बढ़िया, धुएं की तरह उड़ते जा रहे हैं सवाल, एकदम एकदम धुएं की तरह। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन द z एक्सिस एंड पैरेलल टू xy प्लेन।
भाई देखो हमसे साफ साफ बोल दिया गया कि सर एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है, यानी जो हमारा प्लेन है एक्स वाई प्लेन तो सर ऐसे दिखता है, यो करके एक्स वाई प्लेन बनता है हमारा। इससे पैरेलल प्लेन बनाना है तो हमारा प्लेन कुछ ऐसे बन रहा होगा ना, ठीक है सर, ऐसे बन रहा होगा, जो कि z बराबर 5 को काट रहा होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, z बराबर 5 हो जाएगी ना। अरे यार z बराबर 5 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे देख सकते हो कि सर ये जो प्लेन है ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो सर z के कैप की तरफ होगी, यानी z एक्सिस की तरफ होगी। तो हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, एक तो उसने y z के इंटरसेप्ट बनाया, z का इंटरसेप्ट बनाया, यानी 0,0,5 से वो पास हो रहा है, ये मेरा पासिंग पॉइंट हो गया। मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया सर, सिर्फ k कैप हो गया। तो अब आप मुझे बताइए इसमें से आप इक्वेशन बनाना चाहोगे तो आपके पास क्या आता है, ax प्लस by प्लस cz बराबर a डॉट n आ जाता है। जी सर, ax कितना हो जाएगा सर, 0x हो जाएगा, प्लस 0y हो जाएगा, प्लस 1z हो जाएगा, इक्वल्स टू बेटा 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, यानी मिलाकर आपके पास z बराबर 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन कॉमन सेंस है तो भाई डायरेक्टली निकालो। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। अब देखो लंबा काम तो दिया गया है लेकिन पॉइंट्स काफी आसान हैं, पॉइंट्स काफी आसान है। ये बच्चे एक लाइन आपको दे दी गई है जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए जा रहे हैं 1 0 0, यानी हमारा बी वेक्टर कितना है इसका सर, बी वेक्टर है 1 0 0 है सर। इसका ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर की खास जरूरत नहीं है मुझे, वैसे तो जरूरत नहीं है ना। ये हमारे पास बेटा पी पॉइंट दिया गया है, सपोज दिस पी पॉइंट इज 2, 3, 4 हमें दिया जा रहा है, ठीक है जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे बराबर लैम्डा रख दूं, क्या कर दूं भाई, इसे बराबर लैम्डा रख दूं, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा माइनस 0, y की वैल्यू हो जाएगी सर 0 लैम्डा माइनस 0 यानी 0 हो जाएगी, और z की वैल्यू 0 लैम्डा माइनस 0 सर 0 हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा 0 0 आ गया। यानी ये जो पॉइंट है दोस्त, अगर मैं इसे बोलूं तो ये जो अननोन पॉइंट है ये लैम्डा 0,0 हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यूज, ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सर मेरा पी एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, सर पी एक्स वेक्टर मेरा हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 है ना आई कैप, प्लस 0 माइनस 3 यानी माइनस के 3 जे कैप, 0 माइनस के 4 यानी 4 के कैप, ये हो गया, ठीक है सर। सर हमारा बी वेक्टर कैसा है, सर बी वेक्टर हमारे पास आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है, बस इतना ही है सर, आगे लिखने का मन मत करो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त कि बी वेक्टर बच्चे ऐसा ही तो दिखता होगा ना, बी वेक्टर इस लाइन से ही तो पैरेलल दिखता होगा, जी सर ऐसा ही दिखता होगा। तो ये इससे कैसा है सर, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी पी एक्स और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, तो आप कहोगे सर लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बराबर 2, और अगर लैम्डा बराबर 2 है तो बेटा मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएगा सर, पॉइंट हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 0 और z बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट हो गया हमारा 2,0,0। ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। सर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो मुझे इसको निकालने की कुछ खास जरूरत भी नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे। चलो फिर भी ध्यान से देखना दोस्त, अब हमारे पास क्या आ चुका है सर, हमारे पास पी पॉइंट है, हमारे पास पी पॉइंट कितना है, पी पॉइंट है हमारे पास 2, 3, 4 है। सर मेरे पास एक्स पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके बेटा पी एक्स डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, और आप कहेंगे सर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे रूट 25 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये हमारा पहला ये वाला काम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा काम हो गया। चलो शाबाश, प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं, चीजें काफी आसान हो सकती हैं लेकिन। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, What is the length of the diameter of the sphere whose center is at इतना and which touches the plane इतना। चलो ये क्वेश्चन को देखो बेटा, बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा ही लल्लू सवाल है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो बेटा ये आप लोगों ने क्या किया, एक प्लेन बनाया, जी सर एक प्लेन बनाया, और फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि बेटा आप लोग सर्कल नहीं, एक क्या बना रहे हो, स्फीयर बना रहे हो। जो स्फीयर बेटा इसके ऊपर रखा हुआ है, कहाँ
रखा हुआ है जो इसको टच कर रहा है, तो इसका सेंटर जो होगा बेटा यहीं कहीं आ रहा होगा। ये सेंटर हमें 1, -2, 3 दिया हुआ है जी सर। अगर मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये परपेंडिकुलर मेरा किसके बराबर हो जाएगा सर? ये मेरा रेडियस हो जाएगा सर। ये रेडियस एक्चुअली डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस को ढूंढूं, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस ढूंढूं, तो ये रेडियस मेरे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जी सर। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वेर्ड प्लस b स्क्वेर्ड, ये फॉर्मूला था जी सर। तो d बराबर क्या हो जाएगा? ax1 यानी कि ये पॉइंट पे वैल्यू डाल दो सर। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सर रेशियोज का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मॉड वैल्यू सर 6 6 6 6 18, 18 माइनस 4 हो जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा बेटा 7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 2, यानी सर रेडियस भी हो जाएगा हमारा 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है नी? सीधा सीधा हिसाब है कि सर जो रेडियस होगा वही मेरा उस पॉइंट से लेके उस प्लेन तक का डिस्टेंस होगा। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आराम से लगाना, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चले फिर अगला सवाल, चलो देखते हैं भाई। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस हैज कोऑर्डिनेट्स। भाई देखो ऐसा है, इसको समझो कि मेरे पास इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट चाहिए ना, तो आप इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करो सर। एक्स वाई जेड की वैल्यू मान लो कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है सर। 3 - 1 अपॉन में 1, 5 - 3 अपॉन में 2 और 4 + 2 अपॉन में 7 बराबर होते हैं सर। ये बराबर नहीं हो रहा, बाकी तो बराबर हो रहे हैं, तो ये गलत जवाब है ना। दूसरा सर x की जगह पे 2 डाल देंगे तो 2 - 1 अपॉन में 1 बराबर 5 - 3 अपॉन में 2 बराबर 5 + 2 अपॉन में 2। क्या ये बराबर हो रहे हैं सर? देखो ध्यान से सर, 1 अपॉन में 1, 2 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 3 सर। हाँ ये बराबर हो रहे हैं, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। बाकियों को भी चेक कर लो बेटा, फेल कर जाएगा क्योंकि पासिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा होगा। ये हो जाएगा -1 - 1 अपॉन में 1, यहाँ पर हो जाएगा दोस्त माइनस के 1 - 3 अपॉन में बेटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2 अपॉन में 7 सर। ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये वाला गलत जवाब हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं भाई। 2 रखेंगे तो 2 - 1 अपॉन में 1 बराबर -1 अपॉन में -3 अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 2, और हमारे पास z + 1 यानी 0 + 2 अपॉन में 7, तो 0 + 2 अपॉन में 7 सर। ये तीनों ही नॉट इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म भाई, उड़ा दिया धुआं। इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा है। चलें, इफ द लाइन लाइज ऑन द प्लेन दिस। अब भाई देखो, अब ये बड़ी मजेदार चीज है सर। कोई वेक्टर जो है, कोई लाइन जो है, अगर वो प्लेन पर लाई करती है तो उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सर। ये हो गई लाइन, ठीक है जी, ये लाइन हो गई। तो इसके लिए एक पैरेलल वेक्टर का प्रबंध किया जाए। लीजिए सर, ये हो गया इसका पैरेलल वेक्टर, है ना, ऐसे करके इसका पैरेलल वेक्टर हो गया सर। इस प्लेन पर बनने वाला नॉर्मल वेक्टर कैसा होगा? नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा जी, गलत। इस प्लेन पर बनने वाला नॉर्मल वेक्टर ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा। तो क्या सर इस प्लेन का और इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए? दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द एन वेक्टर। ये नॉर्मल आपस में क्या होने चाहिए सर? परपेंडिकुलर होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि सर हमारे पास इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट रहा होगा, जैसे इस ए वेक्टर जो रहा होगा वो इस प्लेन का भी पॉइंट रहा होगा। ये कुछ कंडीशंस आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हम कहेंगे कि सर इस लाइन का पासिंग पॉइंट कौन है? इस लाइन का पासिंग पॉइंट है हमारे पास सर 4, 2, k है ना सर। ये इसका भी पासिंग पॉइंट होगा, तो हम कहेंगे सर 2 × 4 - 4 × 2 प्लस k बराबर 7 होना चाहिए। यानी सर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 7 आ जाएगी। बस इतना करते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। खत्म सर, ये भी खत्म सर, एकदम खत्म। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3D में, बिल्कुल भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट। भाई देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, तो मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना।
तो आप करोगे सर 2 + 4 लैम्डा, 2 + 4 लैम्डा टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, फिर y - 5 लैम्डा y है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 5 लैम्डा y हो जाएगा। सर 2 - 4 लैम्डा कितना हो जाएगा, 2 - 4 लैम्डा z हो जाएगा, इक्वल्स टू बेटा 9 + लैम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 + लैम्डा। जुड़ गया सर, ये जोड़ना भी एक कला है भाई। अब आप क्या करोगे सर, x की जगह पे 3 डाल दोगे, y की जगह पे 2 डाल दोगे, z की जगह पे 1 डाल दोगे, तो ये इक्वेशन अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होगा 2 + 4 लैम्डा, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन है ना भाई, तो ये तो चेंज नहीं होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, ये बन जाएगा 6 + 12 लैम्डा, 6 + 12 लैम्डा, ये बन जाएगा 2 - 10 लैम्डा, ये बन जाएगा +2 - 4 लैम्डा बराबर हमारे पास 9 + लैम्डा आ जाएगा। तो सर ये 12 - 10 2 में से -4 किए तो -2 लैम्डा, -2 लैम्डा इधर लाए तो बेटा इधर की तरफ माइनस के लैम्डा बच जाएगा। कांस्टेंट की बात करें तो बेटा 6 12 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 उधर ले गए तो 9 - 22 आ जाएगा। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ गई, 9 - 11 ना, हाँ 9 - 22, तो ये हो जाता है हमारे पास 13 के बराबर। कितना, 13 के बराबर, 13 के बराबर। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, चेक करो चेक करो सर, चेक करो चेक करो चेक करो। अभी तक तो सब ठीक लिखा है, 2 + 4 लैम्डा, 1 - 5 लैम्डा, 2 - 4 लैम्डा z, बिल्कुल ठीक है। और जब हम लोगों ने 3 2 1 रखा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 लैम्डा, 2 1 जा 2 -10 लैम्डा, और 1 × 1 - 4 लैम्डा बिल्कुल सही है, 2 - 4 लैम्डा। तो 12 में से 16 गए तो माइनस के 4 लैम्डा। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी, कैलकुलेशन में ही गलती करी भाई, 12 लैम्डा -10 लैम्डा तो हो गया 2 लैम्डा, तो यह माइनस के 2 लैम्डा और ये माइनस के 3 लैम्डा हो जाएगा। और दूसरी साइड जाकर हमारे पास कितना आ रहा है सर, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8, 8 और 2 10, 10 में से 9 गए तो सर हमारे पास 3 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस के 1 बचेगा, नहीं लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। कितनी हो गई दोस्त, लैम्डा की वैल्यू 1/3। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 4 10, तो माइनस के 1 ही बचेगा, बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू 1/3 हो गई। सर लैम्डा की वैल्यू 1/3 हो गई तो हमें क्या चाहिए था सर, प्लेन की इक्वेशन चाहिए थी। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो आई है इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहां पर वापस चिपका देंगे। सर चिपकाएं, मेंटली कैलकुलेट करो भाई, 3 2 जा 6 + 4 यानी 10x, सर सब में 10x है, सब में 10x है, 10/3 आ जाएगा। सर 3 1 जा 3 -5 माइनस के 2 है तो ये गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, इन दोनों को भूल जाओ, दोनों में माइनस का साइन है। फिर उसके बाद 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 -4, सर +2 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप खुद से समझदार हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, मैंने मेंटली कैलकुलेट करके ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर को मार्क कर दिया। बढ़िया भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलें अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है सर, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। अब देखो पैरेलल प्लेन्स तो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 8 -4 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 -2 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, सो दैट ये इक्वेशन आपका ऐसे बन जाए 8x - 4y + 8z + 18 = 0। और ये इक्वेशन भी इसकी शक्ल का बन जाए 8x - 4y + 8z प्लस के 21 = 0। अब आपको करना क्या है दोस्त, अब आप बोलोगे कि सर ये मेरे पास d1 और d2 की वैल्यू हो जाएगी, d1 विल बी -18, d2 विल बी -21 हो जाएगी। जी सर ठीक है। तो आप मुझे क्या करना है सर, मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे d1 - d2 का मॉड्यूलस वैल्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा -18 + के 21 का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। देखेंगे तो बेटा हमारे पास 8 -4 और 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, 64 + 64 हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा दोस्त, 128 हो जाएगा। ओके एंड 128 + 16 80 और 64 124 हो रहा है, 80 + 64 144 हो रहा है भाई, 144 हो रहा है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 और नीचे आ जाएगा बेटा 12।
कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास बन जाएगा 1/4 आंसर, और 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। खत्म भाई, ये भी खत्म। थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन बस, और कुछ नहीं था। फॉर्मूला लगाइए, d1 और d2 की वैल्यू पता करके हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का इक्वेशन यूज कर लिया। कंडीशन क्या होती है बेटा, नॉर्मल वेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करके उनको सेम नॉर्मल वेक्टर बना लो। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। भाई देखो, पहले वाले में अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास n1 वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर है 2 - 1 1, 2 - 1 1 है। n2 वेक्टर कितना है दोस्त, n2 वेक्टर है हमारे पास 1 1 2 है सर, 1 1 2 है। अगर मैं इनके बीच में एंगल ढूंढना चाहता हूं तो cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मॉड n1 मॉड n2 आ जाएगा। जी सर, n1 डॉट n2 हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 2 1 जा 2 यानी 4 -1 सर 3 आ जाएगा ऊपर। नीचे अगर देखोगे तो बेटा ये √6 ये √6 यानी कि हमारे पास नीचे आ जाएगा 6, तो कटने पर 1/2 बन जाएगा। और सर cos थीटा 1/2 π/3 पर होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी, दूसरे वाले की बात करते हैं सर। दूसरे में बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस। अब देखो बेटा, ये वाला 6x क्या बन रहा है सर, 6 - 3 6 बन रहा है, जबकि ये 2 - 1 +2 बन रहा है। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाए, है ना। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बेटा कितना, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6x - 3y प्लस के 6z प्लस के 12 बराबर 0 बन जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x - 3y प्लस 6z, ओके, और प्लस के 2 बराबर 0 हो जाएगा। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप मुझे बोलोगे कि सर हमारे पास d1 की वैल्यू जो है वो -12 है और d2 की वैल्यू जो है वो -2 है। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ तो आप कहोगे सर डिस्टेंस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ d21 - d2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n वेक्टर। तो सर d1 - d2 यानी -12 + 2 यानी कि सर यहाँ पर तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा इसके डायरेक्शन रेशियोज को देखो, 6 3 और 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 हो गया हमारे पास कितना 72, प्लस 9 कर देंगे तो √81 आ जाएगा। अब √81 को आप लोग लिख सकते हो 10/9 के फॉर्मेट में। तो क्या सर डिस्टेंस 10/9 है, हाँ सर डिस्टेंस 10/9 है, यानी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेटा पिछले कुछ सालों के सवाल थे जहां पर मुझे ऐसा लगा कि अभी तक 3D के अंदर एक्चुअली में भयानक सवाल तो डाला ही नहीं गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ रहा है, फॉर्मूले से सवाल पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, उस तरीके के सवाल आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो बेटा वो डेफिनेटली 3D में भी दिक्कत खाएगा। वेक्टर तो उसका पहले से वीक होगा, तभी तो 3D में दिक्कत खाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे काम करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान मामला है ये। मैं आपके सामने खेलते खेलते सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, है ना। चलो शाबाश। तो बात अगर समझ में आ गई दोस्त, मेहनत कहीं पे नहीं छोड़नी है। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का भी खात्मा। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, उसको भी लपेटेंगे, उसको भी घसीटेंगे और उसको भी पीटेंगे और उसको भी कूटेंगे, तो बात समझ में आ जाती है। मजा आया हो तो जरूर बताना यार। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, रुकना एक भी दिन नहीं है। आपको लगेगा कि थक रहे हैं, झुक रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन यही जो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद जो इंसान मेहनत करता है ना बेटा, ऊपर वाला वही फल देना शुरू कर देता है। तो बस अपने ऊपर मेहनत, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी पूरी मेहनत, पूरा जान झोंक दो। और इसी के साथ यहां पर मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को पूरा करता हूं। सेशन होता है खत्म, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।